211 बदला और लूट अध्याय 211 बदला और लूट अनुवादक। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा टेलीग्राम चैनल। नोबेल ही हिंदी ऑडियो। नोबेल डाकुओं और लुटेरों में अच्छे लोग होते हैं, जादुई जानवरों और पालतू पशुओं में भी बुद्धिमान और तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। लेकिन अगर दुनिया में कोई ऐसी आबादी है जो पूरी बटालियन के सिर काटने को गलत नहीं समझेगी, तो वह निश्चित रूप से ब्रिलियंट गॉड कल्ट के मुलिंग्स ही होंगे। इसका कारण यह है कि परम पूज्य ईश्वर के पुरोहित वर्ग में शामिल होने यानी मुलिंग बनने की पहली शर्त यह है कि 10 वर्ष से कम आयु के एक निर्दोष बच्चे को उसके ताजे रक्त और जीवन के साथ परम पूज्य ईश्वर को बलिदान करना होगा। मुलिंग का पद जितना ऊंचा होगा, उसे उतने ही अधिक बार और बड़ी संख्या में निर्दोषों का बलिदान करना होगा। ऐसा सिर्फ सच्चे दुष्ट और घिनौने लोग ही कर सकते हैं। हालांकि ब्रिलियंट गॉड कल्ट नाम सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये घोर धर्मद्रोह है। डोंडा ने झांग टाई को इसका यही वर्णन किया था। शायद आयरन ब्लड कैंप के सैनिकों ने उसका सिर तुरंत नहीं काटा था, इसी वजह से उसके दिमाग में, जो कि किलोग्राम भर चर्बी में डूबा हुआ था, कुछ अजीब सी उम्मीदें जाग उठी। उसने हिम्मत करके आयरन ब्लड कैंप के सैन्य अधिकारियों से मानव जाति के शानदार चार्टर के बारे में बात की, इस उम्मीद में कि वह बच जाएगा। हालांकि सभी ने उसकी आखिरी प्रस्तुति को भावहीन निगाहों से देखा। भले ही वे उसका सिर काट देना चाहते थे या उसे कुचलकर मार डालना चाहते थे, लेकिन अगर ऐसा सचमुच होता तो यह उसके लिए बहुत आसान अंत होता। कुछ देर बाद आयरन ब्लड कैंप के कई सैनिकों द्वारा 5 घोड़ों को सूखते हुए खेत में ले जाया गया। यह देखकर मुलिंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसकी चीखें और भी तीखी हो गईं। साथ ही उसने तुरंत अपनी विनती बदल दी। आह नहीं, कृपया मुझे जल्दी मरने दो। तुम्हारे आदेश की वजह से क्या तुम्हें पता है कि पिछले 2 दिनों में यहाँ कितने लोग मरे हैं? क्या तुम्हें पता है कि आयरन ब्लड कैंप के कितने लोग मारे गए? क्या तुम्हें पता है कि कितनों के सिर काट दिए गए? और अभी भी तुम एक आसान मौत की उम्मीद कर रहे हो। बटालियन कमांडर रेनहोर्डेट ने भावहीन चेहरे से उसे देखा। मैं तुम्हें बस इतना ही यकीन दिला सकता हूं कि यह बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन यह जल्दी होगा या नहीं, ये तुम पर निर्भर करेगा। ये कहने के बाद बटालियन कमांडर रेनहोर्डेट ने हाथ से इशारा किया और ठंडे चेहरे से कहा, इसे ठीक करो। आदेश मिलते ही कुछ सैनिकों ने तुरंत उस व्यक्ति का सिर और चारों हाथ पैर घोड़ों से बंधी रस्सियों से बांध दिए। झांग टाई ने पहली बार किसी को 5 घोड़ों द्वारा चीर फाड़ते देखा था। इस क्रूर मृत्युदंड का प्रयोग नॉर्मन साम्राज्य में भी अपराध करने वाले लोगों पर शायद ही कभी किया जाता था। यह एक भयानक मृत्युदंड था जिसमें प्राच्य शैली की झलक साफ दिखती थी। आयरन ब्लड कैंप के प्रमुख ने मुलिंग को टुकड़े टुकड़े करने का आदेश दिया था, जिसने नॉर्मन साम्राज्य के सभी सैनिकों के सिर काटने का फैसला किया था, ताकि उन लोगों को चेतावनी दी जा सके जो नॉर्मन साम्राज्य के अधिकार और उसकी सेना के सम्मान को चुनौती देना चाहते थे। नॉर्मन साम्राज्य के सैनिकों को मारा जा सकता था, लेकिन उनका अपमान नहीं किया जा सकता था। इस गांव में लगभग 1000 सैनिकों की टुकड़ी से लगभग 2000 लोगों को मारना संभव नहीं था। आयरन ब्लड कैंप द्वारा सभी को पकड़ने से पहले ब्रिलियंट फेदर्स के 70-80 सैनिक स्थिति बिगड़ने पर भाग निकले थे। अपने अड्डे पर लौटने के बाद वे निश्चित रूप से ब्रिलियंट फेदर्स सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ हुई घटना की जानकारी देंगे। इसलिए आयरन ब्लड कैंप को पूरा विश्वास था कि ब्रिलियंट फेदर्स सेना उनकी बात समझ गई है। 1 मिनट से भी कम समय के लिए 5 घोड़ों से कसकर बांधे जाने के बाद वह मोटी आकृति अंततः 5 अलग अलग हिस्सों में बट गई। उसके बाद उन 5 हिस्सों को उनकी रस्सियों के साथ 16 नेट में छोड़ दिया गया। शुरुआत में झांग टाई को लगा कि ऐसा दृश्य देखकर उसे उल्टी आ जाएगी, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को 2 टुकड़ों में काटने से कहीं अधिक क्रूर था। युद्ध के मैदान के खूनी दृश्यों ने उसे सचमुच असहज कर दिया था, लेकिन इस व्यक्ति को दर्द से तड़पते और चीखते हुए देखकर, जब तक कि उसके 5 टुकड़े नहीं हो गए, झांग टाई को अंदर से ठंडक का एहसास हुआ। ऐसे नीच आदमी के लिए हमें ये करना ही होगा, झांग टाई ने मन ही मन सोचा। आज की पहली लड़ाई में आयरन ब्लड कैंप के 200 से ज्यादा सैनिक घायल या मारे गए, जिसका मतलब है कि आयरन ब्लड कैंप की कुल संख्या 1/6 हिस्से तक कम हो गई है। इस नुकसान का आधा हिस्सा उस आदमी का है जिसे यहाँ ठहराया गया है। अगर इस आदमी ने आयरन हॉर्न सेना को ताना न मारा होता और मार्शलों को गुस्सा न दिलाया होता, तो मुझे यहाँ कैसे भेजा जाता? इस अंतिम चेतावनी समारोह के बाद मेजर गुडेरियन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। हमारे पास युद्ध क्षेत्र को साफ करने और लूट का माल इकट्ठा करने के लिए 40 मिनट हैं। हम 40 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। सभी लोग तेजी से इधर उधर भाग गए। तभी फर्स्ट लेफ्टिनेंट लियू जिंग ने झांग टाई का हाथ पकड़ा और उसे लेकर युद्ध के मैदान की ओर दौड़ पड़े। हम क्या करेंगे? झांग टाई ने उससे पूछा। जाओ हमारा लूटा हुआ माल ले आओ। क्या ये काम सैनिकों को नहीं करना चाहिए? क्या सौंपने से पहले लूट का माल इकट्ठा नहीं कर लेना चाहिए? झांग टाई ने अपने बड़े भाई द्वारा बताए गए सेना के नियमों के बारे में सोचते हुए जिज्ञासावश पूछा। तुम्हें ये किसने बताया? प्रथम लेफ्टिनेंट लियू जिंग आगे बढ़ते हुए झांग टाई को समझाते हुए बोले, आयरन हॉर्न सेना में, यहाँ तक कि पूरे नॉर्मन साम्राज्य में भी आयरन ब्लड कैंप की स्वतंत्र लड़ाइयों से लूटी गई सारी संपत्ति सौंपने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें यह नहीं पता था? क्या वह सच है? झांग टाई सचमुच हैरान रह गई। बेशक आयरन ब्लड कैंप, जो सबसे कठिन लड़ाइयां लड़ता है और सबसे अधिक हताहतों का सामना करता है, उसे कुछ विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। प्रथम लेफ्टिनेंट लियू जिंग ने दौड़ते हुए कहा। आयरन ब्लड कैंप की लूट 2 भागों में विभाजित है, सामूहिक और व्यक्तिगत। सामूहिक लूट आयरन ब्लड कैंप द्वारा एकीकृत रूप से वितरित की जाती है, जबकि व्यक्तिगत लूट पूरी तरह से व्यक्तियों की होती है। यहाँ तक कि कर्नल भी उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। सामूहिक लूट में हमारे द्वारा मारे गए सैनिकों की सामूहिक संपत्ति शामिल होती है, जैसे कि तोपखाना और शत्रु के कब्जे वाले क्षेत्र में मौजूद सरकारी और सार्वजनिक सामग्री। प्रत्येक युद्ध के बाद जब्त की गई सामूहिक लूट का एक हिस्सा उस युद्ध में हताहत हुए सैनिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन के रूप में लिया जाता था। अगर सामूहिक लूट न होती तो हताहतों के लिए अतिरिक्त पेंशन व्यक्तिगत लूट से आवंटित की जाती, जो कि मारे गए शत्रुओं की सारी संपत्ति होती है। इस बार हमें आयरन ब्लड कैंप के घायल और मृत सैनिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन के रूप में एकत्रित की गई सारी नकदी जमा करनी चाहिए। हमारे बॉस रेनहोर्डेट ने अपने प्रतिद्वंदी के टुकड़े टुकड़े करने के बाद जो निजी संपत्ति लूटी, उसका क्या हुआ? प्रथम लेफ्टिनेंट लियू जिंग जोर से हंस पड़ा। इस मामले में जब तक बॉस लाश को टुकड़ों में उठाकर नहीं लाते, अगर आपको उस आदमी का निजी सामान मिल जाता है तो वह आपका होगा।
बॉस रेनहॉर्ट ऐसा नहीं करते। क्या आपने उन कमीनों को खरगोश से भी तेज भागते देखा है? वह आदमी जिसने आकाश युद्धची का निर्माण किया है वह आम आदमी नहीं है। वह पहले से ही 9वें स्तर का योद्धा है। उसमें कुछ खास बात हो सकती है। जो भी उसे ढूंढ लेगा वो उसे मिल जाएगा। धत्तेरे की। झांग टाई भी जल्दी से उस युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। भागते समय प्रथम लेफ्टिनेंट लियू जिंग ने लौह रक्त शिविर में लूटी गई संपत्ति के वितरण के नियमों के बारे में बताया। कई 100 वर्षों के अनुभव के बाद नॉर्मन साम्राज्य के लौह रक्त शिविर ने एक सख्त वितरण प्रणाली विकसित कर ली थी। शिविर का प्रत्येक सदस्य स्वेच्छा से इसका पालन करता था। इस बार की ही बात लें, झांग टाई ने 10 से अधिक सैन्य अधिकारियों को मारने के अलावा बड़ी संख्या में सैनिकों को भी मार डाला था। इस वितरण प्रणाली के अनुसार झांग टाई द्वारा मारे गए सैनिकों की निजी संपत्ति अब उसकी नहीं रही, बल्कि उसे तीसरी पलटन के सैनिकों में बांट दिया जाना था। एक सैन्य अधिकारी होने के नाते झांग टाई केवल उन्हीं सैन्य अधिकारियों की निजी संपत्ति एकत्र कर सकता था जिन्हें उसने मारा था। प्रथम लेफ्टिनेंट लियू जिंग ने कहा कि नॉर्मन साम्राज्य के सैन्य अधिकारियों को ऐसा ही हावभाव अपनाना चाहिए था। बॉस रेनहॉर्ट ने इस हावभाव को बखूबी निभाया, क्योंकि उन्हें अपने मुंह से टुकड़े टुकड़े किए गए व्यक्ति से अपना लूटा हुआ सामान ढूंढने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। बॉस रेनहॉर्ट अपने से कमजोर सभी लोगों की निजी चीजों को नीची नजर से देखता था। अगर बॉस को किसी व्यक्ति में कुछ पसंद आ जाता तो उसका आखिरी प्रहार जरूर कोमल होता। उदाहरण के लिए उसे परी की तरह फूल खिलाने की तरह पूरे शरीर को उड़ाने के बजाय केवल उसका सिर उड़ाना ही काफी होता था। एक सैन्य अधिकारी जो युद्ध के मैदान में बड़ी संख्या में शत्रुओं को मार गिराकर जीवित रहने की दर बढ़ा सकता है और अपने अधीनस्थों के लिए अधिक लूट और धन प्राप्त कर सकता है, वह निश्चित रूप से उनका विश्वास और भरोसा जीत लेगा। निस्संदेह नाजुक समय में उनमें से कई अपने अधिकारी की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। सच्चे भाई एक अटूट समुदाय थे जो धार्मिकता और लाभों का संयोजन थे। ये व्यापारियों के बीच एक साझेदारी थी जिसमें लाभ तो साझा किए जाते थे, लेकिन यह न्यायसंगत नहीं थी। जब विपत्ति आती तो साझेदार पक्षियों की तरह अकेले ही भाग जाते। ये खोखली बातें और उन विद्वानों के सपने थे जो बिना लाभ साझा किए खुद को धर्मी साबित करना चाहते थे। विद्वानों को विद्रोह विफल करने में 10 साल लग जाएंगे। आयरन ब्लड कैंप में लूटे गए माल के वितरण से झांग टाई को कुछ जानकारी मिली थी। कहा जाता था कि इस तरह के वितरण पैटर्न की उत्पत्ति उस सम्राट से हुई थी जिसने नॉर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी। इस समय सोलाने भर में पड़े शवों का निपटारा हो जाने के बाद आयरन ब्लड कैंप का प्रत्येक सदस्य अपना अपना लूटा हुआ माल इकट्ठा कर रहा था। उन शवों पर मिले कवच, हथियार, संपत्ति और विशेष उपकरण सभी मूल्यवान थे। कुछ अनुभवी लोग तो दुश्मनों के मुंह जबरदस्ती खोलकर यह भी जांच रहे थे कि कहीं उनके दांत सोने के तो नहीं है। उन्हें निकालने में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। झांग टाई ने गौर किया कि जिन शत्रु सैनिकों को उनके बलिदानित साथियों ने मार गिराया था, उनके निजी सामान भी विशेष लोगों द्वारा एकत्र किए जाते थे। चूंकि ये बलिदानित साथियों की लूट का माल था, इसलिए इसे धन में परिवर्तित करके अतिरिक्त पेंशन के नाम पर मृत सैनिकों के परिवार वालों को सौंप दिया जाता था। पूरी प्रक्रिया इतनी सावधानीपूर्वक की गई थी कि कोई भी मूल्यवान चीज नहीं बची थी। जब झांग टाई युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो बॉस रेनहॉर्ट द्वारा विस्फोट में मारे गए उस व्यक्ति का बहुत पहले ही सफाया हो चुका था। उसका एक बाल भी नहीं बचा था। एक गहरी सांस लेते हुए झांग टाई को एहसास हुआ कि वह देर हो चुका है, इसलिए वह केवल अपने लूटे हुए माल को इकट्ठा करके गिन सकता था। झांग टाई को सबसे पहले उन सैन्य अधिकारियों के 2 घोड़े मिले जो उसके भाले से घायल हो गए थे। मेजर गुडेरियन ने उन दोनों घोड़ों को अपने कब्जे में ले लिया ताकि पहले कुछ सामान और घायल सैनिकों को वापस लाया जा सके। इसके अलावा झांग टाई की लूट का बाकी सारा सामान सन राजवंश के उन 12 सैन्य अधिकारियों की संपत्ति थी जिन्हें उसने मार डाला था। कवच, हथियार और थैले, ये सभी झांग टाई की निजी उपलब्धियां थीं। उनके अधीनस्थों ने मृत शरीरों से ये सभी कीमती सामान इकट्ठा करने में उनकी मदद की। चूंकि इन वस्तुओं को न तो अस्थायी रूप से ले जाया जा सकता था और न ही सन राजवंश के सैनिकों को हथियार बंद करने के लिए छोड़ा जा सकता था, इसलिए लौह रक्त शिविर में इस संबंध में निर्धारित औपचारिकताओं के अनुसार इन वस्तुओं को इकट्ठा करने के बाद उन्हें दफनाने के लिए जगह खोजने से पहले उनका पंजीकरण कराना आवश्यक था। इस तरह से काम करने का फायदा ये था कि भविष्य में जब हालात बेहतर हो जाते तो वे उन वस्तुओं को खोदकर निकाल सकते थे और उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते थे। फिर उन्हें बेचा जा सकता था, इस्तेमाल किया जा सकता था या गुप्त उपकरण पूरक बिंदु के रूप में छोड़ा जा सकता था। आयरन ब्लड कैंप के सभी सदस्य इस काम को बड़ी कुशलता से कर रहे थे। उन्होंने श्रम कार्य को व्यवस्थित रूप से बांट लिया और युद्ध क्षेत्र को खेत जोतने की तरह बहुत तेजी से साफ कर दिया। वे चाहे कहीं भी हो, सैन्य अधिकारी आम सैनिकों की तुलना में निश्चित रूप से अधिक धनी होते थे। उनके पास अधिक मूल्यवान वस्तुएं होती थीं। कई शवों की तलाशी लेने के बाद कुछ पस जिनमें नकदी थी, झांग टाई को अंततः 2 कीमती रत्नों से जड़ी एक बेहद खूबसूरत सोने की जेब घड़ी मिली। घड़ी के ऊपरी हिस्से पर एक अनोखा कंपास बना हुआ था। डायल में मासिक कैलेंडर, पंचांग और एक घूमने वाला पहिया भी था जो स्वचालित रूप से चलता था। इसे देखते ही झांग टाई समझ गया कि यह एक आधुनिक वस्तु है, जिससे वह प्रसन्न हो गया। जब झांग टाई ने ये जेब घड़ी देखी तो उसे एहसास हुआ कि जन्म से लेकर अब तक उसके पास कोई घड़ी नहीं थी। इसलिए उसने बिना किसी झिझक के इसे ले लिया। क्योंकि इकट्ठा किया गया सारा पैसा मृत और घायल सैनिकों की पेंशन के रूप में दिया जाना था, इसलिए थैलों को देखते ही झांग टाई ने उन पर एक नजर भी नहीं डाली और सीधे उन्हें अपने बगल में खड़े एक सैनिक को दे दिया और उससे कहा कि वह उन्हें लौह रक्त शिविर के उस सलाहकार को सौंप दे जो विशेष रूप से नकदी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था। झांग टाई ने वजन के हिसाब से अनुमान लगाया कि थैलों में कम से कम दर्जनों सोने के सिक्के थे। ये धनराशि उन मृत और घायल सैनिकों के प्रति झांग टाई की संवेदना का प्रतीक थी। क्योंकि यह युद्ध का मैदान था, इसलिए भले ही वह सन राजवंश का कोई सैन्य अधिकारी हो, वह अपने साथ ज्यादा पैसा नहीं रखता। उपरोक्त के अलावा सन राजवंश के मृत सैन्य अधिकारियों का राशन भी बचाकर रखना चाहिए। निकट भविष्य में लौह रक्त शिविर में आपूर्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। केवल 2 राशन लेकर, जो 1 सप्ताह के भोजन के लिए पर्याप्त थे, झांग टाई ने शेष राशन तीसरी पलटन के सैनिकों को दे दिया, जिससे कई सैनिकों के राशन की समस्या हल हो गई। सन राजवंश के मृत द्वितीय लेफ्टिनेंट सैन्य अधिकारी के पास झांग टाई को एक सुंदर, पूरी तरह से काला खंजर मिला।
हालांकि उसमें कोई चमक नहीं थी, फिर भी वह बहुत तेज था और झांग टाई के अपने खंजर से कहीं ज्यादा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। यह सचमुच बदनसीब था, क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच झड़प होने से पहले ही झांग टाई के भाले से मारा गया था। उसका खंजर अभी भी उसकी कमर पर लटका हुआ था, उसे अभी तक निकाला भी नहीं गया था। इस अच्छी चीज को देखकर झांग टाई ने बिना किसी झिझक के इसे अपना बना लिया। इन वस्तुओं के अलावा झांग टाई को उन सैन्य अधिकारियों से ब्रिलियंट गॉड कल्ट के कुछ ताबीज और मेरे स्वामी का पवित्र फरमान नामक एक पुस्तक भी मिली, जिसका उपयोग सन राजवंश द्वारा लोगों के दिमाग को शुद्ध करने के लिए किया जाता था। चूंकि ये वस्तुएं इन कठोर पुजारियों द्वारा बनाई गई थी, इसलिए जाहिर है कि झांग टाई ने इन्हें नहीं लिया। लगभग 20 वर्ष के एक शव पर झांग टाई को दिल के आकार का सोने का एक हार मिला। उसने उसे खोला और उसमें एक खूबसूरत महिला की तस्वीर देखी, जिसकी उम्र भी लगभग 20 वर्ष से अधिक थी। वह महिला बेहद खूबसूरत मुस्कान बिखेर रही थी। तस्वीर को कुछ देर देखने के बाद झांग टाई ने मन ही मन आह भरी और चुपचाप हार को वापस उस सैन्य अधिकारी की ठंडी छाती पर रख दिया। जिस विशालकाय व्यक्ति को झांग टाई ने मारा था, उसके पास उस विशाल भेड़िए के दांत वाले गदा और आधे शरीर को ढकने वाले कवच के अलावा एक भी तांबे का सिक्का नहीं था। उसकी फूली हुई तोंद को देखकर झांग टाई को लगा कि शायद उस व्यक्ति ने उसकी सारी कमाई खाली होगी। ये व्यक्ति अब तक गंभीर भाव से आकाश की ओर देखता रहा है। खैर, अब इसके बारे में और मत सोचो। ज्यादा से ज्यादा अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक तुम थोड़ा समझदार बनना सीख सकते हो। अगली बार तुम्हें बेशर्म होने की छूट क्यों न दें। ये कहते हुए झांग टाई को खालीपन सा महसूस हुआ और उसने अपनी हथेली उस दैत्य के चेहरे पर रखकर उसकी आंखें बंद कर दी। झांग टाई का आश्वासन मिलने के बाद उस दैत्य का चेहरा भी कुछ हद तक शांत हो गया। जैसे ही झांग टाई उठने की कोशिश करने लगा, उसने उस दैत्य की बगल के नीचे जमीन पर कुछ देखा। यह एक उंगली थी जिसमें धातु का आधा सक्रिय अंगूठा लगा हुआ था। यह न जानते हुए कि यह मध्यमा उंगली थी या तर्जनी, झांग टाई की नजर उस अंगूठे पर पड़ी और उसे बॉस रेनहॉर्ड द्वारा नष्ट किए गए उस योद्धा की याद आ गई, जिसका युद्ध ऊर्जा प्रतीक एक विशाल बर्फीले नीले रंग का खूनी बिच्छू था। उंगली पर कुछ महसूस होने पर झांग टाई ने उसे उठा लिया। उंगली में पहनी जाने वाली अंगूठी के नीचे उसी अंगूठी की आधी आकृति से ढकी एक साधारण चांदी की अंगूठी थी। झांग टाई का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा और उसने चुपचाप उस टूटी हुई उंगली से अंगूठी उतार दी। हाथ में अंगूठी पकड़े हुए झांग टाई ने पुष्टि की कि यह चांदी की नहीं, बल्कि सोने से 2 गुना भारी और समान आयतन वाले पदार्थ की बनी थी। चांदी का घनत्व इससे कम था। जहां तक छोटी उंगली के नाखून के आकार के 2 हरे पत्थरों की बात है, झांग टाई उन्हें लेकर भी असमंजस में था। यह अंगूठी महंगी और रहस्यमय दोनों लग रही थी। चांदी की अंगूठी पर कुछ खास ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई थी। देखने में तो वे मंत्रों जैसी लग रही थी, लेकिन झांग टाई को पक्का यकीन नहीं था। मंत्रों जैसी फूलों की आकृतियों को देखते हुए उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उस अंगूठी में इस तरह डाली जैसे अपने जलते हुए अंगों को चमका रहा हो। ऊर्जा की अंगूठी, इसे इस्तेमाल करने के बाद आपकी शारीरिक शक्ति 4% तेजी से वापस आ जाती है, जिससे पहनने वाला अधिक ऊर्जावान हो जाता है। ये वस्तु रून मास्टर एंडारियल द्वारा बनाई गई थी। ये संदेश का एक अंश था जो वस्तु के लेबल की तरह अंगूठी में अंकित था। जब आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इसमें समाहित करते हैं, तो ये संदेश सक्रिय हो जाता है और इसे सक्रिय करने वाले के मन में प्रकट हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे प्रलय से पहले पौराणिक टेप रिकॉर्ड प्रकट होता था। फक, झांग टाई लगभग उछल पड़ा। क्या ये डोंडर के शब्दों में एक ऐसा जादुई उपकरण है जो आमतौर पर छोटे कद के लोगों की पहुंच से बाहर होता है? मैं अमीर हूँ। झांग टाई के मन में एक भद्दा विचार कौंध गया। 20 मिनट बाद आयरन ब्लड कैंप सोलानेट से निकलने लगा। जब वे निकले तो झांग टाई की कमर पर एक और कटार, एक अतिरिक्त नाजुक उन्नत जेब घड़ी और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में एक चांदी की अंगूठी थी। इसके अलावा झांग टाई में और कुछ नहीं बदला था। विशाल तलवार और भाले का डिब्बा अभी भी आधा टन से अधिक भारी था। इतने भारी सामान के साथ हर कदम आगे बढ़ाना उसकी शारीरिक शक्ति का भारी उपभोग था। इस समय झांग टाई ने अपनी लगभग सारी आध्यात्मिक ऊर्जा स्वयं पर लगा दी। उन्होंने पाया कि यद्यपि उनकी पीठ का भार जरा भी कम नहीं हुआ, फिर भी उनकी शारीरिक शक्ति पहले से कहीं अधिक तेजी से पुनः प्राप्त हो रही थी। यदि वे गंभीरता से तुलना करें तो उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में ये पहले से लगभग 4% अधिक तेजी से पुनः प्राप्त हुई थी। इसका लाभ उठाते हुए उन्हें थकान कम महसूस हो रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, यह अंगूठी उसे इस तरह की लड़ाइयों में जीवित रहने का बेहतर मौका दे सकती है। झांग टाई ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह इस तरह की लड़ाई में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि अगर उसे इस तरह के और भी गुणवर्धक उपकरण मिल जाएं, तो वह और भी मजबूत हो जाएगा और ब्लैकहॉट सिटी लौटने की उसकी संभावना भी बढ़ जाएगी। आज की लड़ाई के दौरान झांग टाई ने अपनी तलवारबाजी के कौशल में भी कुछ सुधार किया, क्योंकि उसने पाया कि आयरन ब्लड फिस्ट कौशल की तलवार हथेली की कुछ मुद्राएं उसकी इस विशाल तलवार के लिए वास्तव में उपयुक्त प्रतीत होती हैं। युद्ध के मैदान में यदि आप इस विशाल तलवार को एक विशाल और तेज हथेली की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन खुली मुद्राओं के माध्यम से अधिक बल लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब उसने युद्ध के मैदान में नॉर्मन साम्राज्य द्वारा निर्मित उन अधिक नाजुक और भारी भालों का उपयोग किया, तो झांग टाई को हल्का सा एहसास हुआ कि वे पहले की तुलना में अधिक तेजी से उड़ सकते हैं। हालांकि एक अदृश्य बाधा से टकराने पर उनकी गति की एक सीमा आ गई। वह अवरोध एक ध्वनि अवरोधक था, जिससे हवा में उड़ने वाली सभी वस्तुएं ध्वनि के वेग तक पहुंचने पर टकराती थी। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 212 100 लोग मारे गए अध्याय 212 100 लोग नीचे अनुवादक। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। झांग टाई और उनके अधीनस्थ शांति से घास पर लेटे हुए थे, जबकि नीचे पहाड़ी पर सन राजवंश के लगभग 100 सैनिकों का एक दल कुछ तनाव के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। चूंकि यह एक पहाड़ी इलाका था, इसलिए नीचे का दर्रा बहुत सनकरा था। दर्रे के दोनों ओर झाड़ियां या बड़े बड़े पत्थर थे, इसलिए भले ही सैनिकों का दल इस क्षेत्र को जल्द से जल्द पार करना चाहता, 100 से अधिक लोग बिल्कुल भी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते थे। इस पहाड़ी क्षेत्र में आयरन ब्लड कैंप द्वारा शत्रुता कार्य को अंजाम दिए हुए 12 दिन हो चुके थे।
पहले सप्ताह में ही आयरन ब्लड कैंप के आंकड़ों के अनुसार झांग टाई को 100 लोगों को मार गिराया का उपनाम मिल चुका था, जो सेना में एक सम्मान था, एक ऐसा सम्मान जो सच्चे योद्धाओं को दिया जाता था। हालांकि झांग टाई को यह सम्मान पसंद नहीं था, न ही उन्हें दूसरों द्वारा 100 लोगों को मार गिराया कहलाना अच्छा लगता था। उसके अनुसार उसे युद्ध के मैदान में लोगों को मारने के लिए मजबूर किया गया था। एक छोटे कद के व्यक्ति के रूप में वह कलूरक क्षेत्र में दो शक्तियों के बीच लड़ाई की इच्छा को बदल नहीं सका, क्योंकि वह खुद को बचाना चाहता था, साथ ही अपने अधीनस्थों की भी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने मारना चुना। हालांकि वे दुश्मन थे, लेकिन उसके और ब्रिलियंट फेदर्स के सैनिकों के बीच कोई द्वेष नहीं था। दो शक्तियों की शत्रुता में वे केवल मामूली घटक, औजार और लोहे के टुकड़े मात्र थे। शायद कोई वाकई मौत का हकदार था, जैसे कि वह कमीना जिसे आयरन ब्लड कैंप के 5 घोड़ों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। लेकिन भले ही विरोधी सन राजवंश के सदस्य थे, झांग टाई को फिर भी लगता था कि उनमें से अधिकांश उससे और ब्लैकहॉट सिटी में उसके दोस्तों से अलग नहीं थे। वे सभी छोटे मोटे लोग थे जिनके अपने अपने माता पिता थे। क्योंकि वे सभी मनुष्य थे, इसलिए किसी को मारना अनिच्छुक और दुखद होना चाहिए, क्योंकि यदि यह कार्य सम्मान के रूप में किया जाए तो यह गंभीर अपराध होगा। ऐसा विचार कुछ ज्यादा ही दयालुतापूर्ण लग सकता है, जो महिलाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त है। विशेषकर सेना में बहुत कम लोग झांग टाई से सहमत होंगे, फिर भी उन्हें लगता था कि 100 लोगों को मार गिराने वाला कहलाने में गर्व की कोई बात नहीं है। उन्हें बस असहजता महसूस हुई। उन्हें युद्ध के मैदान में 100 पुरुषों को मारने के बजाय 100 महिलाओं को अपने बिस्तर पर लाने के लिए 100 लोगों को मार गिराने वाला कहलाना ज्यादा पसंद था। ये दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग थीं, क्योंकि एक घटना लोगों को खुशी और नया जीवन दे सकती थी, जबकि दूसरी केवल पीड़ा और मृत्यु ला सकती थी। झांग टाई ने पहले वाले विकल्प को प्राथमिकता दी। रोज एसोसिएशन की उन प्यारी लड़कियों पेंडोरा, एलिस और बेवली को मिलाकर केवल 16 लड़कियां बची थीं, जिसके बाद झांग टाई को 100 लोगों को हराने का सम्मान प्राप्त होता, जिस पर वह गर्व कर सकता था। उसने पहले कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी, जिससे उसे अकेले में गर्व का अनुभव हुआ। झांग टाई की राय में उन आम लोगों को मारने में गर्व की कोई बात नहीं थी जिनके पास उससे लड़ने का कोई तरीका नहीं था। स्कूल में बताया जाता था कि प्रलय से पहले कम से कम 2000 वर्षों तक मनुष्य वास्तव में उन राक्षसों के शासन में थे जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया था। जब राक्षसों का शासन था, तब लोगों के मूल्य इतने विकृत हो गए थे कि बहुत से लोग कुरूपता को सुंदरता और गलत को सही मानने लगे थे। एक समूह ने दूसरे समूह को मार डाला, एक पेशे के लोगों ने दूसरे पेशे के लोगों को मार डाला, एक रंग के लोगों ने दूसरे रंग के लोगों को मार डाला, एक देश के लोगों ने दूसरे देश के लोगों को मार डाला, एक विश्वास वाले लोगों ने दूसरे विश्वास वाले लोगों को मार डाला। ये हत्याएं खाना पकाने जितनी आम हो गई थी। राक्षसों ने लोगों को भेद करना सिखाया। जन्म के समय ही उन्हें भाषा, त्वचा का रंग, रक्त संबंध, धर्म, देश, धन, शैक्षिक पृष्ठभूमि, रूप रंग, शौक, सामाजिक स्थिति, नैतिक मानदंड, यहाँ तक कि भोजन आदि के आधार पर एक दूसरे से अलग होना सिखाया जाता था। हर चीज का इस्तेमाल उन्हें अलग करने के लिए किया जा सकता था। उसके बाद लोगों ने शत्रुता और बदला लेने तथा एक दूसरे को मारने का तरीका सीखा। उन्होंने अपने से भिन्न चीजों को नष्ट करना सीखा। प्रत्येक नवजात शिशु को पहचान देने के लिए एक नाम दिया जाता था, और बड़े होने पर ये नाम उन्हें सिखाते थे कि किन लोगों को मारना है, जो उन नामों से मिले यंत्रों पर आधारित होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने आध्यात्मिक द्वीपों में अलग थलग पड़ गया और सबसे शक्तिशाली जंगली जानवरों में परिवर्तित हो गया। जब राक्षसों ने लोगों को एक दूसरे से बदला लेने और हत्या करने के लिए उकसाया, तो पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रेम संबंध, जो सबसे सुंदर और आनंददायक भावनाएं थी और जिनसे जनसंख्या में वृद्धि होती थी, विकृत होकर बेशर्म और अश्लील बन गए। किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम व्यक्त करना शर्मनाक, निंदनीय और अपमानजनक हो गया। हजारों वर्षों तक कैद रहने के बाद लोगों के दिलों में खिले प्रेम के फूल धीरे धीरे मुरझा गए, मानो उन्हें अंधेरे कमरों में बंद कर दिया गया हो। कई लोग अपने प्रेम को सही ढंग से व्यक्त करना भूल गए, इसके बजाय उन्होंने अपनी भावनाओं को हिंसा, पाखंड और छल के माध्यम से निकालना सीख लिया। लोगों ने प्रेम को हानि, लालच और भय में बदल दिया। आज भी लोग अपने मानवीय स्वभाव के सबसे सुंदर पहलू को शुद्ध प्रेम और आनंद के साथ व्यक्त करना नहीं भूल पाए हैं। झांग टाई को यह सोचना अच्छा लगता था कि क्या ये दुनिया बेहतर होगी यदि सभी पुरुष दूसरों को मारने या चोट पहुंचाने के लिए शर्म महसूस करें, लेकिन एक महिला को चरम सुख और आनंद देने के लिए गर्व महसूस करें। उसे शायद कभी जवाब न मिले। हालांकि झांग टाई का मानना था कि अगर उसे चुनाव करने का मौका मिले तो वह ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करेगा जिसे लोगों को मारने पर गर्व न हो। झांग टाई को 100 लोगों को मार गिराया कहलाना पसंद नहीं था, इसलिए आयरन ब्लड कैंप के सभी सदस्य उन्हें अभी भी सेकंड लेफ्टिनेंट मम्मी कहकर बुलाते थे। इस समय वे 39वीं डिवीजन के आयरन ब्लड कैंप में काफी मशहूर थे। झांग टाई ने सैन्य क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की थीं, इसलिए सेकंड लेफ्टिनेंट मम्मी का एक ऐसा अर्थ भी जुड़ता चला गया जो उन्हें पसंद नहीं था। जो भी दुश्मन झांग टाई को देख लेता, वह जल्द ही मम्मी बन जाता। बटालियन कमांडर रेनहॉर्डर भी द्वितीय लेफ्टिनेंट मम्मी के उत्कृष्ट भाला फेंकने के कौशल की बहुत प्रशंसा करते थे। एक बार जब द्वितीय लेफ्टिनेंट मम्मी किसी को देख लेते हैं, तो उनके भालों से 8वें स्तर से नीचे के कुछ ही लोग बच पाते हैं। वास्तव में ब्रिलियंट फेदर्स की टुकड़ियों के 6 से 7वें स्तर के कोई भी प्लाटून नेता उनकी नजर में आने पर जीवित नहीं बच सके। चूंकि उन्हें इस पहाड़ी क्षेत्र में 2 सप्ताह तक रहना था, इसलिए चतुर मेजर गुडेरियन ने एक ऐसी जगह चुनी जहां चलना बहुत मुश्किल था और इस विशाल संघर्ष क्षेत्र में आयरन ब्लड कैंप के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा करना असंभव था। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान का पहला लाभ यह था कि जब लौह रक्त सेना अकेले आगे बढ़ती थी तो श्रेष्ठ शत्रु सेनाओं द्वारा घिरे होने की संभावना टल जाती थी। दूसरा लाभ यह था कि शिविर अधिक गतिशील हो जाता था, जिससे भेड़ियों के झुंड की रणनीति का भरपूर उपयोग किया जा सकता था। सरल शब्दों में कहें तो शत्रु की बड़ी सेनाएं इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती थीं, जबकि प्रवेश करने वाली सेनाएं लौह रक्त शिविर का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। डिवीजन के मुख्यालय के उन बड़े अधिकारियों ने शायद यह अनुमान लगाया होगा कि आयरन ब्लड कैंप यही रणनीति अपनाएगा, इसलिए उन्होंने बिना रसद दिए ही उसे इस बंजर भूमि पर भेजने का आदेश दे दिया। संभवतः उन सैन्य अधिकारियों को यह भी पता था कि यदि भेड़ियों के झुंड को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वे स्वयं ही भोजन की तलाश करेंगे।
इन दिनों झांग टाई भी दूसरों से युद्ध के बारे में सब कुछ तेजी से सीख रहा था। इस समय झांग टाई की नजर में ऐसा लग रहा था मानो लंच के लिए सैनिकों का एक दल स्वेच्छा से यहाँ आया हो। पूरी सुबह झाड़ियों में घात लगाकर बैठे रहने के बाद सन राजवंश के सैनिकों के अचानक प्रकट होने से सभी लोग बेहद उत्साहित हो गए थे। क्या हम उनके साथ सेक्स करेंगे? 2 टीम लीडर चुपके से झांग टाई के करीब आ गए थे। अब आयरन ब्लड कैंप की 5वीं कंपनी की 3री प्लाटून के सभी सैनिक झांग टाई को सर या प्लाटून लीडर कहकर नहीं पुकारते थे, क्योंकि ये दोनों संबोधन थोड़े अटपटे लगते थे। इसके बजाय वे सभी उन्हें प्रमुख कहकर पुकारते थे। झांग टाई ने नीचे मौजूद सैनिकों को ध्यान से देखने के लिए अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उनकी संरचना देखकर उन्हें इस टुकड़ी और पिछले कुछ दिनों में मिली अन्य टुकड़ियों में कोई अंतर नहीं दिखा। इसमें 100 से अधिक लोग थे, जो शायद सन राजवंश की टुकड़ी की कुल संख्या थी। अपने अनुभव के आधार पर झांग टाई और उनके साथ आए आयरन ब्लड कैंप के लगभग 50 अन्य सैनिक कुछ ही मिनटों में उन सभी को मार सकते थे। लेकिन किसी कारणवश उस टुकड़ी को देखकर झांग टाई को हल्की बेचैनी महसूस हुई। वो उन्हें जाने देना चाहता था, लेकिन उसे उन्हें जाने देने का एक भी कारण नहीं मिल रहा था। क्या मैं सचमुच एक महिला जितना दयालु हूँ? झांग टाई ने खुद से पूछा। 3री प्लाटून में कोई भी नहीं हिला। वे सभी झांग टाई के इशारे का इंतजार कर रहे थे। बीते दिनों में उन्हें पता चल गया था कि अगर सेकंड लेफ्टिनेंट मम्मी इन लोगों और घोड़ों को नष्ट करना चाहते हैं तो उनके द्वारा फेंका गया भाला हमले की शुरुआत का संकेत होगा। इसलिए सेकंड लेफ्टिनेंट मम्मी के हमला शुरू करने से पहले पूरी 3री प्लाटून में कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं करता था। यह देखकर कि नीचे मौजूद लोग जल्द ही हमले की सीमा से बाहर निकलने वाले हैं, झांग टाई ने फिर से पुष्टि की कि उनके आसपास कोई घात नहीं है और दांत पीसते हुए और युद्ध से असंबंधित विचारों को दूर धकेलते हुए उसने बिना किसी और झिझक के हमला शुरू कर दिया। यह एक ऐसा उपाय था जो झांग टाई ने लोहरक्त शिविर में सीखा था। युद्ध के मैदान में जब तक आप अपनी तलवार से वार नहीं करते तब तक आपको किसी भी संदेह या प्रश्न का उत्तर कभी नहीं पता चलेगा। संदेह की तुलना में कार्रवाई हमेशा अधिक प्रभावशाली होती है। जैसे ही झांग टाई ने हरकत की, उस टुकड़ी के मुख्य सैन्य अधिकारियों में से एक को भाले से चोट लगी और वह चीख उठा। यही संकेत था। इसके बाद 3री प्लाटून के हल्के धनुषों से लैस लोगों ने तुरंत अपने तीर चलाए, जिससे नीचे सड़क पर मौजूद लोग और घोड़े लड़खड़ाकर गिर पड़े। झांग टाई सबसे पहले नीचे कूदा। कुछ और गोले दागने के बाद 3री पलटन के बाकी लोग भी झांग टाई के पीछे पीछे ढलान से नीचे दौड़ पड़े। नीचे की ओर तेजी से आते समय झांग टाई की पीठ पर रखे पात्र में मौजूद भाले लगातार बाहर गिरते रहे और प्रतिक्रिया करने से पहले ही उस टुकड़ी के अन्य 3 सैन्य अधिकारियों को जा लगे। शेष भालों के लिए झांग टाई ने उस टुकड़ी के सबसे लंबे और सबसे मजबूत सैनिकों पर एक नजर डाली और फिर उन सभी को नीचे की ओर मार गिराया। आखिरकार जब झांग टाई ने सैन्य अधिकारियों की रीढ़ की हड्डी को मार डाला तो वह टुकड़ी तुरंत बिखर गई। उन सबको मार दो। झांग टाई एक तंग जगह से छलांग लगाते हुए भयंकर बाघ की तरह तेजी से आगे बढ़ा और दुश्मन की टुकड़ी में सबसे पहले घुस गया। वह एक बार फिर शांत और भावहीन हो गया। हालांकि लोगों को मारना गौरव की बात नहीं थी, लेकिन सैन्य वर्दी पहने होने के कारण उसे अभी ऐसा करना ही पड़ा। झांग टाई ने अब उस लगभग 300 किलो की विशाल तलवार को अपने हाथ में नहीं रखा, बल्कि उसे आयरन ब्लड कैंप के तहखाने में वापस रख दिया। उसे एहसास हुआ कि अगर वह इस पहाड़ी इलाके में उस विशाल तलवार को अपने साथ लेकर चलता रहा तो वह सचमुच मूर्ख साबित होगा। झांग टाई के हाथ में अपेक्षाकृत छोटी दोधारी तलवार थी, जिसका वजन 70 किलोग्राम से अधिक था। यह दोधारी तलवार झांग टाई की निजी लूट थी, जिसे उसने हाल ही में हासिल किया था। यह तलवार उसे सन राजवंश के लेवल 7 के एक सैन्य अधिकारी से मिली थी। यह तलवार बेहद नाजुक थी, मछली के शल्कों जैसी बनावट वाली इसकी भुजा और बर्फ जैसी सफेद और दर्पण जैसी चमकीली ब्लेड देखने में बेहद आकर्षक लग रही थी। हैंडल पर प्रार्थना करती हुई नग्न कन्याओं की आकृतियां बनी थीं। उनके पंख भुजारक्षक का काम कर रहे थे। कारीगरी के लिहाज से यह तलवार वजन और दिखावट दोनों ही दृष्टि से उस मैंस सर्टिफिकेट से कहीं बेहतर थी। 70 किलो से अधिक वजन वाली दोधारी तलवार झांग टाई की विशाल तलवार का मात्र 5वां हिस्सा थी। उसे एक हाथ में पकड़ने पर ऐसा लगता था मानो वह लकड़ी की छड़ी पकड़े हो। वह बहुत हल्की थी। एक झटके में ही तलवार हवा को चीरती हुई निकल जाती और एक तीखी आवाज के साथ साथ भूतों की चीखें और भेड़ियों के दहाड़ने जैसी आवाजें भी निकलती। झांग टाई ने इसे एक और घटिया नाम दिया, जिसने आयरन ब्लड कैंप में सभी के उपहास को जन्म दिया, महिलाओं की उत्कृष्टता। हालांकि इस तलवार का इस्तेमाल हत्या के लिए किया जाता था, लेकिन झांग टाई इसके जरिए खुद को यह चेतावनी देना चाहता था कि युद्ध के मैदान में किसी पुरुष को आसानी से मरने देना किसी महिला को सुखी जीवन जीने देने से बेहतर नहीं है। लोगों को मारना अच्छा नहीं था, लेकिन झांग टाई अपने किसी भी दुश्मन को जीवित बचने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि यह तलवार थोड़ी छोटी थी, लेकिन इसकी शक्ति झांग टाई के हाथ में मौजूद विशाल तलवार के बराबर थी। दूसरी बात यह थी कि महिला उत्कृष्टता ने झांग टाई को चेतावनी दी थी कि सबसे उपयुक्त हथियार सबसे शक्तिशाली होगा। झांग टाई के लिए वह विशाल तलवार वास्तव में थोड़ी भारी थी। जैसे ही झांग टाई दुश्मन की सेना में घुसा, उसने अपनी दोधारी तलवार घुमाई और 4 सिर हवा में उछाल दिए। एक और वार के बाद उसकी अपार शक्ति ने तलवार को इतनी भयानक शोक शक्ति प्रदान की कि उसकी ओर आ रहे कई भाले आसानी से टूट गए। इसके बाद झांग टाई तेजी से अंदर घुस गया। एक और तलाशी अभियान के बाद सन राजवंश के कुछ और सैनिक जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर से खून बह रहा था। एक सैनिक की भयभीत आंखों के सामने झांग टाई एक क्रोधित भालू की तरह उस पर टूट पड़ा। हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज के साथ वह सैनिक सीधे पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया। झांग टाई ने एक बार फिर अपनी तलवार चलाई, जो सुन राजवंश के 2 सैनिकों को भेद गई। उनके शरीर को ढाल बनाकर झांग टाई ने उन्हें उठाया और सबसे घनी आबादी वाले इलाके की ओर फेंक दिया। परिणामस्वरूप 20 से अधिक लोग अपना संतुलन खो बैठे। उनमें से कई तो झांग टाई की बर्बर शक्ति से बचने के लिए चीखते चिल्लाते संकरे रास्ते से नीचे लुढ़क गए। 3री पलटन के बाकी सैनिक झांग टाई के कुछ ही सेकंड बाद आगे बढ़े, लेकिन इतने कम समय में ही उसने सन राजवंश के एक 5वें सैनिकों को मार गिराया, जिनमें वे सैनिक भी शामिल थे जिन्हें उसने पहले अपने भाले से मार गिराया था।
ऐसे निडर सैन्य अधिकारी को देखकर तीसरी प्लाटून के सभी सैनिक अत्यधिक उत्साहित हो गए, जबकि दुश्मन टुकड़ी के बचे हुए सैनिक अनाड़ीपन से भागने की कोशिश करने लगे। उन सबको मार दो। एक और दहाड़ के बाद 50 और भयंकर बाघों ने उस अराजक झुंड पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही पहाड़ी दर्रा तेज रोशनी और दर्दनाक चीखों से भर गया। नमस्कार दोस्तों, नॉर्मन साम्राज्य और सूर्य राजवंश के बीच का युद्ध तो बस एक शुरुआत है। असली युद्ध तो इंसानों और राक्षसों के बीच है। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 213 बेचैन अध्याय 213 बेचैन अनुवादक। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। ये लड़ाई झांग ताई की उम्मीद से कहीं जल्दी समाप्त हो गई। इसके अलावा सन राजवंश के 10 से अधिक सैनिक भाग निकले थे और उनमें से कुछ झांग ताई की मार से घायल होकर पहाड़ी से नीचे लुढ़क गए थे, जबकि बाकी सैनिक पहाड़ी दर्रे में लेट गए थे। इसके बिल्कुल विपरीत आयरन ब्लड कैंप के केवल 5 सदस्य मामूली रूप से घायल हुए थे। उनके किसी भी सदस्य को गंभीर चोट नहीं आई थी और न ही उनमें से किसी की जान गई थी। झांग ताई इससे बहुत संतुष्ट हुआ। इसी तरह के अन्य छापों के बाद उसने पाया कि सन राजवंश के सैनिक युद्ध में अपने कमांडर के आदेशों पर पूरी तरह निर्भर रहते थे। कंपनियों या प्लाटून के इनाम सैनिकों के लिए एक बार उनके सैन्य अधिकारी मारे जाने पर वे तुरंत तितर बितर हो जाते थे और शायद ही कोई प्रभावी प्रतिरोध संगठित कर पाते थे। झांग ताई ने अनुमान लगाया कि इसका संबंध सन राजवंश की किसी प्रणाली से हो सकता है। इन दिनों उन्होंने सन राजवंश की सेनाओं के बारे में बहुत कुछ सुना था, जो एक सख्त पदानुक्रम प्रणाली और कई कठोर नियमों का पालन करती थी। परिणाम स्वरूप सैनिकों की रचनात्मकता और व्यक्तिगत इच्छाशक्ति पर बहुत अधिक नियंत्रण था। एक बेहद विकृत नियम यह था कि सैन्य शिविर में होने या आदेशों का पालन करने के अलावा 3 से अधिक सामान्य सैनिकों को किसी भी समय एक समूह में शामिल होने की मनाही थी। सन राजवंश की सेना में आम सैनिकों को कभी भी अपने विचार रखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि सेनापति की इच्छा ही सर्वोपरि थी। ऐसी सेना का लाभ यह था कि यदि उनके सामने आग का गड्ढा भी होता तो आम सैनिक बिना किसी संकोच के उसमें कूद जाते। ऐसी सेना वास्तव में अत्यंत भयानक थी। हालांकि अगर हम आजकल के घात लगाकर किए गए हमलों को उदाहरण के तौर पर लें, तो जब झांग ताई ने अपने भाले से पहले सभी सैन्य अधिकारियों को मार गिराया, तो अधिकांश आम सैनिकों ने अपने नेतृत्वकर्ता खो दिए। फिर उन्हें समझ नहीं आया कि आगे क्या करें, वे सिरकटी मक्खियों की तरह हो गए। इस स्थिति में उनकी युद्ध शक्ति बहुत कमजोर हो गई। हालांकि उसके समूह ने सभी दुश्मनों को खत्म करके एक और लड़ाई जीत ली थी, फिर भी किसी कारण से झांग ताई पहले से भी ज्यादा बेचैन महसूस कर रहा था। युद्ध क्षेत्र से प्राप्त अपनी जेब घड़ी को निकालकर झांग ताई ने बर्फीले भाव से आदेश दिया, युद्ध क्षेत्र को साफ करने के लिए आपके पास 3 मिनट है। 3 मिनट बाद हमें यहाँ से निकलना होगा। आमतौर पर उन्हें युद्ध क्षेत्र साफ करने के लिए कम से कम 10 मिनट मिलते थे। तीसरी पलटन के सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि आज उनके बॉस ने उन्हें सिर्फ 3 मिनट क्यों दिए। हालांकि झांग ताई के ठंडे चेहरे को देखकर किसी ने भी कारण नहीं पूछा, बल्कि वे सभी तेजी से आगे बढ़े। इस बार सबकी फसल अच्छी हुई। झांग ताई ने मारे गए सैन्य अधिकारियों से सन राजवंश के 20 से अधिक सोने के सिक्के प्राप्त किए, जो सामान्य से थोड़ा अधिक था। इसके अलावा उससे कुछ अच्छे हथियार, 2 वरिष्ठ चमड़े के बेल्ट और कुछ उपयोगी वस्तुएं भी मिली। झांग ताई ने केवल सोने के सिक्के अपने पास रखे। इनके अलावा उन्होंने एक सुंदर चांदी का लाइटर भी चुना। इसके बाद उन्होंने शेष राशि अपने उन अधीनस्थों को दे दी जिन्होंने उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। 3 मिनट बाद युद्ध क्षेत्र की सफाई के बाद झांग ताई के नेतृत्व में 50 से अधिक लोग तेजी से वहां से चले गए। उनके जाने तक कुछ खास नहीं हुआ, इसलिए झांग ताई मन ही मन बुदबुदाने लगा, क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। आयरन ब्लड कैंप का भेड़िया अड्डा इस पर्वतीय क्षेत्र के एक विचित्र लावा क्षेत्र में स्थित था। यहाँ 2000 से अधिक सैनिकों वाली 2 टुकड़ियों के बीच युद्ध छिड़ना लगभग असंभव था, और अगर छिड़ भी जाता तो विचित्र स्थलाकृत सैनिकों को अलग अलग समूहों में बांट देती, जिससे शक्तिशाली युद्ध शक्ति वाली कोई भी टुकड़ी शायद ही बन पाती। यदि वे इस भूभाग में लड़ते तो आयरन ब्लड कैंप के सैनिकों की व्यक्तिगत युद्ध शक्ति का पूरा उपयोग किया जा सकता था। आयरन ब्लड कैंप के सबसे आम सदस्य भी कॉर्पोरल रैंक के थे, अर्थात वे योद्धा जिन्होंने आयरन ब्लड की गुप्त शक्ति प्राप्त नहीं की थी, जबकि ब्रिलियंट फेदर्स की सेना के सबसे आम सदस्य लेवल 2-5 के थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि आयरन ब्लड कैंप को युद्ध शक्ति के मामले में आम सैनिकों पर भारी बढ़त प्राप्त थी। इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि आयरन हॉर्न सेना के प्रत्येक प्रभाग में आयरन ब्लड कैंप प्रमुख सैन्य टुकड़ी क्यों हो सकती थी। मेजर गुडेरियन के अनुमान के अनुसार सोलानेट की घटना और इस क्षेत्र में ब्रिलियंट फेदर्स के 3 छोटे ठिकानों को आयरन ब्लड कैंप द्वारा साफ किए जाने के बाद यदि सन डायनेस्टी को इस क्षेत्र में उनकी मौजूदगी का पता चलता तो वे निश्चित रूप से बदला लेने आते। इसलिए मेजर गुडेरियन ने दुश्मन से घिर जाने की स्थिति में आयरन ब्लड कैंप के गुप्त ठिकाने को चुना। प्रतिदिन आयरन ब्लड कैंप के जवान बारी बारी से टुकड़ियों में आगे बढ़ते और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में फैले दर्जनों वर्ग मीटर के इलाके में ब्रिलियंट फेदर्स के स्थानीय सैनिकों का शिकार करते। अंतिम युद्ध से पहले दोनों सेनाओं के सेनापतियों का इरादा अपने अपने सैनिकों को बारी बारी से यहां भेजकर विरोधियों का परीक्षण करने और अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने का प्रतीत होता था। असंख्य जिंदगियों और बहाए गए खून की कीमत पर उनके सैनिकों की हताहतों और उपलब्धियों का ब्यौरा निर्णयकर्ताओं की मेजों पर केवल भावहीन आंकड़ों के रूप में ही रह जाता, लेकिन क्या वह आंकड़ा निर्णयकर्ताओं के निर्णयों को प्रभावित करता, ये तो केवल ईश्वर ही जानता था। जब झांग ताई अपनी टुकड़ी को लेकर इस विचित्र लावा क्षेत्र में वापस आया तो बाहर शिकार कर रहे अधिकांश भेड़ियों के झुंड पहले ही लौट चुके थे। उनमें से अधिकांश ने कमोबेश कुछ न कुछ लूट का माल हासिल कर लिया था। हालांकि झांग ताई की तीसरी पलटन की तुलना में अन्य टुकड़ियों के पास लूट का माल कम था, लेकिन उन्होंने कहीं अधिक बलिदान दिया था। जब से उन्होंने इस युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया, आयरन ब्लड कैंप में लगभग हर दिन कोई न कोई हताहत हो रहा था। झांग ताई जैसे ही भेड़ियों के मांद में वापस आया, वह कमान तंबू में दाखिल हुआ। आज अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाले कई सैन्य अधिकारी वहां जमा थे। उन्होंने बारी बारी से मेजर गुडेरियन को अपनी टुकड़ियों की उपलब्धियों और आज दुश्मनों से हुई मुठभेड़ की स्थिति के बारे में बताया। उनकी रिपोर्ट सुनकर मेजर गुडेरियन झुक गए और मेज पर बिछे नक्शे पर लगातार कुछ न कुछ निशान लगाते रहे, साथ ही बीच बीच में 1-2 सवाल भी पूछते रहे।
जब झांग टाई की बारी आई तो उन्होंने तीसरी प्लाटून की उपलब्धियों की रिपोर्ट देते हुए अपनी उपलब्धियों के प्रमाण पत्र निकाले। ये प्रमाण पत्र सन राजवंश के सैन्य अधिकारियों के पहचान पत्र थे जो उन्होंने उनसे उतारे थे। जब उसने पहचान पत्र प्रस्तुत किए तो आसपास के सभी सैन्य अधिकारियों ने उसकी प्रशंसा की। पूरे लौह रक्त शिविर में केवल झांग टाई की टुकड़ी ही हर बार आसानी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकती थी। वापस जाने के बाद तुम्हें निश्चित रूप से एक योद्धा का पदक मिलेगा, द्वितीय लेफ्टिनेंट मूसा ने झांग टाई से कहा। इन दिनों तक झांग टाई सन राजवंश के दर्जनों सैन्य अधिकारियों को मार गिरा चुका था। पहली बार युद्ध के मैदान में उतरे व्यक्ति के लिए यह वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मूसा की प्रशंसा सुनकर आसपास मौजूद सभी सैन्य अधिकारियों ने सिर हिलाया। झांग टाई सन राजवंश के निचले स्तर के सैन्य अधिकारियों के लिए एक ऐसी पहेली है जिसे वश में करना असंभव है। वे छठे और सातवें स्तर के सैनिक झांग टाई के लिए लगभग निशानेबाजी के अभ्यास के समान है। आसपास के सैन्य अधिकारियों की बातें सुनकर झांग टाई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि उसके अंदर की बेचैनी अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। वह दुविधा में था कि क्या उसे अपना संदेह व्यक्त करना चाहिए ताकि मेजर गुडेरियन ये तय कर सके कि वास्तव में कोई समस्या है या नहीं। मानचित्र पर झुकते हुए मेजर गुडेरियन ने तुरंत झांग टाई की झिझक को महसूस किया। सिर उठाकर उन्होंने अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को हाथ से ऊपर उठाया। सेकंड लेफ्टिनेंट झांग टाई, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? मेजर, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गहरी सांस लेने के बाद झांग टाई ने अपने मन की बात कह दी। हालांकि आज के हमले में हमें बहुत सफलता मिली है, लेकिन किसी कारण से हमले की शुरुआत से लेकर अब तक मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है क्या? मेजर गुडेरियन थोड़े गंभीर हो गए। वहीं आसपास के सभी सैन्य अधिकारी भी शांत हो गए। सभी झांग टाई की ओर देखने लगे। क्या आप इसे और स्पष्ट रूप से बता सकते हैं? क्या गड़बड़ है? मैं साफ साफ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगातार लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, पर पता नहीं कहां। घात लगाकर किए गए हमले के बाद से यहां वापस आते समय मुझे लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। इसलिए मैंने खास तौर पर अपनी टुकड़ी को 2 घुमावदार रास्तों से भेजा और एक गुप्त चाल चली। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी मैं उस छिपे हुए व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया। आसपास के सैन्य अधिकारियों के हैरान चेहरों को देखकर झांग टाई ने बस इतना ही कहा, पहले भी जब मैं किसी खतरे का सामना करता था तो मुझे भी इसी तरह की बेचैनी होती थी। अगर झांग टाई के उत्कृष्ट सैन्य कारनामों और युद्धों में उनकी बहादुरी की बात न होती तो आज कोई ना कोई जरूर हंस पड़ता। लेकिन क्योंकि यह बात सेकंड लेफ्टिनेंट मम्मी ने कही थी, इसलिए कोई नहीं हंसा। मेजर गुडेरियन के चेहरे पर भी विचारमग्न भाव आ गया। उन्होंने मेज पर रखे नक्शे को ध्यान से देखा। बॉस रेनहॉर्डेट भी मेजर गुडेरियन के साथ नक्शे को बेहतर ढंग से देखने के लिए पास आ गए। कोई समस्या है क्या? सब कुछ सामान्य लग रहा है। मुठभेड़ों और घात लगाकर किए गए हमलों में भी कोई समस्या नहीं है, मेजर गुडेरियन ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। लेकिन जैसा कि इंपीरियल ग्राउंड फोर्स कॉलेज के आदर्श वाक्य में कहा गया है, जब युद्ध के मैदान में कोई समस्या न मिले तो वही असली समस्या है। झांग टाई की चेतावनी के बाद मुझे भी कुछ बेचैनी महसूस हो रही है, जैसे कुछ गड़बड़ है। मेजर गुडेरियन ने नक्शे पर विशेष चिन्हों वाले स्थानों की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, ये लड़ाइयां 4 दिन पहले, ये 3 दिन पहले, ये कल, ये आज शुरू हुई। इन दिनों हमारी सेनाएं सन राजवंश की सेनाओं से दिन में 4-5 बार, ज्यादा से ज्यादा 6 बार लड़ती हैं। यह आवृत्ति अपरिवर्तित है। यही समस्या है। यदि आप सन राजवंश की सेनाओं के कमांडर हैं तो पिछले दिनों की लड़ाइयों से आपको यह जरूर पता चल गया होगा कि इस क्षेत्र में आयरन ब्लड कैंप की एक टुकड़ी मौजूद है, तो आप तब क्या करेंगे? इस क्षेत्र में उनकी सेना को अस्थायी रूप से कम कर दो, फिर उन्हें हमें नष्ट करने का एक और मौका मिल जाएगा। रेनहॉर्डेट ने शांत भाव से उत्तर दिया। बस यही बात है। हालांकि जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वह शुरुआत से लेकर अब तक नहीं बदला है। यही समस्या है। लेकिन पास में खड़े एक सैन्य अधिकारी ने जैसे ही अपना मुंह खोलना शुरू किया, मेजर गुडेरियन ने उसे बीच में ही रोक दिया। आयरन ब्लड कैंप का अस्तित्व इस धारणा पर आधारित नहीं होना चाहिए कि हमारे दुश्मन मूर्ख हैं, उन्होंने गंभीरता से समझाया। उनकी बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। इसके बाद रेनहॉर्डेट ने फ्राउनिंग करते हुए पूछा, क्या आज वापसी के रास्ते में किसी टुकड़ी को पता चला कि उनका पीछा किया जा रहा है? नहीं, हम सब बहुत सावधान हैं। चूंकि हम अनुभवी हैं, इसलिए हमने वापसी के रास्ते में कुछ तरकीबें लगाई थी, लेकिन हमें कोई चालबाजी नहीं मिली। गुडेरियन ने सिर हिलाया। मैं सचमुच हैरान हूं। अगर हमारे विरोधियों ने कोई जाल या योजना बनाई है तो उन्हें पहले हमारी लोकेशन की पुष्टि करनी होगी। लेकिन वे चिंतित नहीं दिख रहे हैं। चूंकि इन दिनों हमारे ऊपर कोई जासूसी विमान नहीं उड़ा है, इसलिए भेड़ियों के ठिकाने का पता नहीं चलना चाहिए था। क्या आज सभी सैनिक लौट आए हैं? अभी भी 2 की कमी है। विचार करने के बाद रेनहॉर्डेट ने निर्णायक आदेश दिया, जब दोनों टुकड़ियां वापस आ जाएंगी तो हम कल सुबह जल्दी ही स्थानांतरण कर देंगे। ये कहते हुए रेनहॉर्डेट ने मानचित्र पर इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तर की ओर स्थित एक स्थान की ओर इशारा किया। मेजर गुडेरियन ने उस स्थान का निरीक्षण किया और सिर हिलाया। निर्णय हो जाने के बाद सभी लोग कमांड टेंट से निकल गए। बाहर जाते समय कई सैन्य अधिकारियों ने झांग टाई की ओर अनायासी नजर डाली। टेंट से निकलने से पहले प्रथम लेफ्टिनेंट फ्रेओ ने उनके कंधे पर थपथपाया भी। जब झांग टाई चला गया तब भी उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। अगर इस बार वह जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतता तो हंगामा मच जाता, फिर वह सबके लिए हंसी का पात्र बन जाता। झांग टाई के तंबू से बाहर निकलने के बाद प्रथम लेफ्टिनेंट लियू जिंग उनकी ओर बढ़े और उन्हें सांत्वना दी। इतना तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। आयरन ब्लड कैंप के हर बड़े फैसले के पीछे अपने कारण होते हैं। मेजर गुडेरियन और बॉस रेनहॉर्ड बिना सोचे समझे हमें किसी सैन्य अधिकारी की निराधार चिंता के कारण स्थानांतरित करने का फैसला नहीं करेंगे। चूंकि हम यहाँ अलग थलग हैं, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। झांग टाई ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। जब झांग टाई अपने तंबू में वापस आया तो आयरन ब्लड कैंप के कई सैनिक झांग टाई के तंबू के बाहर खाली जमीन से उस पुरुष प्रमाण पत्र को खींचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वह विशाल तलवार नामात्र के लिए उसका हथियार थी, लेकिन इन दिनों वह अधिकतर एक सार्वजनिक हथियार की तरह थी।
जब झांग टाई इसका इस्तेमाल नहीं करता था तो वह इसे मिट्टी में गाड़ देता था, फिर कोई भी इसे आजमा सकता था। दरअसल वह पुरुष प्रमाण पत्र धीरे धीरे आयरन ब्लड कैंप के आम सैनिकों के लिए अपनी क्षमता परखने का एक मानक बन गया था। यह एक बड़े खिलौने जैसा भी था। रात के खाने के बाद खाली समय में कई लोग इसे आजमाते थे। इस विशाल तलवार के कारण कई लोग सामान्य से अधिक अभ्यास करते थे। यहाँ तक कि वे दिखावटी बदमाश भी खुद को औरत कहलाना पसंद नहीं करते थे। आत्मसम्मान के कारण वे अब भी इसका बहुत ध्यान रखते थे। झांग टाई के लौटने से पहले कई लोग विशाल तलवार के पास जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हालांकि उन्हें लौटते और आराम करने के लिए अपने तंबू में जाते देख सभी लोगों ने उन्हें परेशान न करने के लिए अपनी आवाज धीमी कर ली। अपने तंबू में प्रवेश करने के बाद झांग टाई ने सूखा मांस का एक टुकड़ा खाया और थोड़ा पानी पिया। उसके बाद उन्होंने आज की साधना शुरू की। युद्ध के समय में भी जब भी उन्हें खाली समय मिलता, झांग टाई अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए आवश्यकताओं में कभी कमी नहीं करते थे। साधना का समय उनके लिए महिलाओं के स्तनों की तरह था, जब तक आप उसे दबाते रहेंगे वह आपको मिल ही जाएगा। उसने पहले अपनी जलती हुई नोक को चमकाया, फिर 2 अबेकस की कल्पना का अभ्यास किया और उन पर एक साथ 4 अलग अलग अंकगणितीय संक्रियाएं की। इसके बाद झांग टाई ने एक ट्रबल रिअपियरेंस फ्रूट को सक्रिय किया और उस स्थान में प्रवेश किया जहां का भूभाग लगभग वर्तमान पर्वतीय क्षेत्र जैसा था। अपनी विशाल तलवार लहराते हुए उसने पहाड़ पर मौजूद विभिन्न आकार के जंगली भेड़ियों, विशालकाय भेड़ियों और कई अन्य जंगली जानवरों से लड़ना शुरू कर दिया। लड़ाइयों के दौरान जंगली जानवर भी अधिक चालाक होते जा रहे थे। जैसे जैसे झांग टाई बड़ा होता गया वैसे वैसे वे जंगली जानवर भी बड़े और अधिक बुद्धिमान होते गए। जब उन जंगली जानवरों को एहसास हुआ कि विशाल तलवार लहराने में झांग टाई की बहुत शक्ति खर्च होगी, तो उन्होंने इन दिनों उसके खिलाफ अपनी रणनीति में लगातार बदलाव करना शुरू कर दिया। वे एक साथ हमला करने के बजाय अलग अलग मात्रा और संयोजनों में कई तरह के हमले करने लगे। अंत में उन जंगली जानवरों ने सबसे कारगर रणनीति अपनाई। झांग टाई को घेरने के बाद वे उससे दूरी बनाए रखते थे। ऐसा करने के बाद वे 3-3 के समूह में एक साथ 3 अलग अलग दिशाओं से झांग टाई पर हमला करते थे। उन्होंने लगातार बारी बारी से झांग टाई पर हमले जारी रखे और यहीं से मुसीबतों के इस पुनर्जीवन के दौर में उसके बुरे दिन शुरू हुए। हर बार झांग टाई अपनी विशाल तलवार लेकर पहाड़ी इलाके में दौड़ता हुआ उन जंगली जानवरों से लड़ता था। वह जंगली भेड़ियों के घेरे को तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार झांग टाई इतना थक जाता था कि अंत में वह अपना हाथ भी नहीं उठा पाता था। परिणाम स्वरूप बाकी जंगली भेड़िए और विशाल भेड़िए उसे टुकड़े टुकड़े कर देते थे। हर बार मुसीबत के दोबारा सामने आने पर झांग टाई अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अपनी सीमा को पार कर जाता था और साथ ही मौत के कई दर्दनाक तरीकों का सामना भी करता था। वह लगातार अपनी कमियों और खामियों को पहचानकर खुद का विश्लेषण और सुधार करता था और फिर मुसीबत के दोबारा सामने आने की स्थितियों में लड़ता और मरता चला जाता था। आयरन ब्लड कैंप में किसी को भी ये पता नहीं था कि झांग टाई अकेले में हर दिन क्या अनुभव करता था। दरअसल जब तक झांग टाई ने 100 लोगों को मार गिराने की ख्याति प्राप्त की, तब तक वह रहस्यमय अंतरिक्ष में लगभग 100 बार मर चुका था। हर दिन झांग टाई मृत्यु के माध्यम से सीखता और बेहतर होता जाता था। झांग टाई की साधना पूरी होने के बाद लगभग 6 घंटे बीत चुके थे। फिर वह अपने तंबू से बाहर निकला। उस समय आकाश में असंख्य तारे जगमगा रहे थे और दोनों चंद्रमा पानी की तरह निर्मल थे। झांग टाई ने पास ही खड़े एक व्यक्ति से पूछा और पता चला कि बाकी 2 सैनिक कई घंटे पहले ही वापस आ चुके थे। इससे उन्हें तसल्ली मिली। इस समय तक बहुत से लोग सो चुके थे। बेचैनी के मारे शौचालय जाने के बाद झांग टाई ने आयरन ब्लड कैंप के भेड़ियों के मांद का विशेष रूप से चक्कर लगाया। पहरेदार चौकियों में कोई समस्या न पाकर वह अपने तंबू में लौट आया और कवच पहने ही सो गया। आयरन ब्लड कैंप के नियमों के अनुसार खुले में कैंपिंग करते समय सभी को कवच पहनना चाहिए। शुरू में उसे कवच पहनकर सोने में असहजता महसूस हुई, इसलिए वह केवल करवट लेकर ही सो सका। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे इसकी आदत पड़ने लगी। आयरन ब्लड कैंप कल सुबह आगे बढ़ेगा। शायद आज मैं कुछ ज्यादा ही तनाव में हूँ, झांग टाई ने सोने से पहले सोचा। ये सिर्फ एक चेतावनी है। लोगों को मरते देखने से बेहतर है कि मेरा मजाक उड़ाया जाए। झांग टाई को जल्द ही नींद आ गई। आधी रात को झांग टाई अचानक एक मीठे सपने से जाग उठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। इस बार ये ठीक वैसा ही था जैसा उस समय था जब वह पहली बार हक और स्नेह से मिला था। झांग टाई को लगा कि उसका मुंह सूख रहा है। एक घूंट पानी पीने के बाद उसने अपने युद्ध के जूते पहने और अपनी महिला उत्कृष्टता का प्रतीक उठाया। भाले से भरा पात्र लेकर वह अपने तंबू से बाहर निकला। भाले से भरा पात्र उठाना एक सहज क्रिया थी, इसलिए झांग टाई को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। इस समय आयरन ब्लड कैंप का इलाका एकदम शांत था। तारों की रोशनी में कुछ कीड़ों की चहचहाहट और अजीबोगरीब आकार की चट्टानों के अलावा हर कोई गहरी नींद में सो रहा था। क्योंकि उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, इसलिए झांग टाई ने शिविर की सीमाओं पर स्थित छिपी हुई पहरेदारी चौकियों पर एक नजर डालने का फैसला किया। शिविर की सीमा से निकटतम गुप्त चौकी केवल 70 मीटर की दूरी पर थी, जो कि सबसे कम सुरक्षित दूरी थी। आधी रात हो चुकी थी, इसलिए झांग टाई के कदम बहुत हल्के थे। वह किसी को चौंकाना नहीं चाहता था। इस बर्फीले इलाके में लावा क्षेत्र के पीछे पहुंचने पर झांग टाई छिपी हुई चौकी को देखकर वहीं जम गया। चौकी एक अजीब से बैंगनी रंग के कोहरे से ढकी हुई थी। तारों की रोशनी में ये बहुत ही विचित्र लग रही थी, लेकिन झांग टाई का ध्यान उस कोहरे में चलती हुई असंख्य आकृतियों पर गया। वे भूतों की तरह सभी दिशाओं से आ रही थी और चुपचाप लौहरत शिविर की ओर बढ़ रही थी। क्योंकि छिपे हुए संतरी ने कोई चेतावनी नहीं दी थी, जाहिर है कि वह मारा गया था। अंत में शिविर में मौजूद सभी लोगों को जगाने वाली चीज झांग टाई के भाले से उत्पन्न हुई ध्वनि की गड़गड़ाहट थी, जो हवा में इतनी तेजी से गुजरी थी। पलक झपकते ही 4 गुर्राहटों ने पूरे आयरन ब्लड कैंप में हलचल मचा दी थी। इसके तुरंत बाद हथियारों से लैस होकर सबसे पहले अपने तंबू से बाहर निकले सैन्य अधिकारियों ने दूर से गरजती हुई झांग टाई की भयंकर दहाड़ें सुनी। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 214 ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट 214 ब्लैक।
फेदर्स रेजिमेंट अनुवादक, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। झांक टाई इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसके द्वारा फेंके गए अगले 3 भाले पहले भाले के ठीक पीछे से गुजरे। क्योंकि यह बहुत ही जरूरी था, इसलिए झांक टाई ने भी तब तक तेज ध्वनि विस्फोटों पर ध्यान नहीं दिया जब तक कि उसके भाले निशाने पर नहीं लगे। इस समय उसके पास अपने लक्ष्य चुनने का बिल्कुल भी समय नहीं था। जैसे ही उसने आगे के 4 लोगों को भेदा, 5वां व्यक्ति भूत की तरह उसके सामने आ पहुंचा। दुश्मन बहुत तेजी से आगे बढ़ा, बेहद तेजी से। भाले की तीखी गड़गड़ाहट ने न केवल पूरे आयरन ब्लड कैंप को झकझोर दिया, बल्कि सभी भूतिया आकृतियों को भी अंधेरे में जंगल की आग की तरह आयरन ब्लड कैंप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन सबको मार दो। एक जोरदार चीख के बाद झांक टाई ने अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को घूर कर देखा और अपने दाहिने हाथ में पकड़ी तलवार से उस पर वार किया। हमले को भांपते हुए उस व्यक्ति ने तलवार को रोकने के लिए अपना हथियार निकाल लिया। जैसे ही झांक टाई ने अपने प्रतिद्वंदी का हथियार तोड़ा, उसने तुरंत उस व्यक्ति को 2 टुकड़ों में काट दिया, जिससे उसके ऊपर ताजा खून के छींटे पड़ गए। इसी समय एक और व्यक्ति झांक टाई की ओर दौड़ा। झांक टाई ने तुरंत अपनी तलवार से उसके दिल पर सीधा वार किया। एक पल के लिए झांक टाई को लगा कि वह व्यक्ति मारा गया है, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह आदमी फिर भी उसकी ओर दौड़ेगा। झांक टाई की तलवार से घायल होने के बावजूद उसने अपनी कृपाण से झांक टाई के सिर पर वार किया। उसका चेहरा गंभीर था। उस व्यक्ति का पूरा सिर कंकाल जैसे हेलमेट से ढका हुआ था, जिससे केवल खून से लथपथ और पागलों जैसी दिखने वाली आंखें ही दिखाई दे रही थी। अगर झांक टाई ने संकटों के पुनः प्रकट होने की स्थितियों में कई बार मृत्यु का अनुभव न किया होता, जिसने उसे मजबूत युद्ध कौशल और महान मानसिक क्षमता प्रदान की थी, तो शायद उसकी मृत्यु हो गई होती। झांक टाई के लिए यह वास्तव में पहली बार था जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो दिल में छुरा घोंपा जाने के बावजूद भी उसके सिर की ओर वार करना जारी रख सकता था। बेहद भयभीत होकर झांक टाई ने आयरन ब्लड फिस्ट कौशल से प्रेरित होकर तोप की लात का प्रयोग किया और उस व्यक्ति के पेट के निचले हिस्से पर प्रहार किया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। परिणाम स्वरूप कई और लोग गिर पड़े। हालांकि उसी समय वह तलवार झांक टाई की नाक के बहुत करीब से गुजरी। उसे तुरंत ठंडे पसीने आने लगे। पलक झपकते ही बटालियन कमांडर रेनहॉर्डेट अपने दमकते युद्ध ऊर्जा प्रतीक के साथ दौड़ पड़े। आगे बढ़ते हुए रेनहॉर्डेट ने आगे के सैनिकों को मुक्के मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और वे पीछे की ओर उड़ गए। ये ब्रिलियंट फेदर्स आर्मी की ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट है। सावधान रहो, केवल इनके सिर काटकर और इनकी रीढ़ की हड्डी में स्थित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नष्ट करके ही हम इन्हें मार सकते हैं। बटालियन कमांडर रेनहॉर्डेट ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। उनकी आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट, धिक्कार है। झांक टाई ने भी सन राजवंश के इन राक्षसों के बारे में सुना था। वे भी सन राजवंश की कुख्यात सेना थे। हालांकि आयरन ब्लड कैंप के विपरीत वे मुख्य रूप से एक गुप्त औषधि के आधार पर खुद को प्रशिक्षित करते थे, जो उन्हें ऐसी हत्यारी मशीन बना देती थी जो दर्द और मृत्यु को भूल जाती थी। ये लोग युद्ध के मैदान में बेहद खौफनाक साबित होते थे। झांक टाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्रिलियंट फेदर्स आर्मी आयरन ब्लड कैंप से निपटने के लिए ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट का इस्तेमाल करेगी। वह इस बात को लेकर भी असमंजस में था कि आखिर इन लोगों को भेड़ियों का अड्डा मिला कैसे। ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के कम से कम 3000 सैनिकों को चारों ओर से अपनी ओर बढ़ते देख झांक टाई को कुछ निराशा महसूस हुई। उसके दुश्मन युद्ध के गोलेम थे जो अपने हेलमेट की दरारों से खून से सनी आंखों से घूरते थे और चुपचाप दूसरों को मार डालते थे। यहां तक कि आगे बढ़ते समय कई लोगों के मारे जाने पर भी वे एक आवाज नहीं निकालते थे। ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के इन सैनिकों की आंखें पागलपन भरी लग रही थी। इसके अलावा उनका कवच भी बेहद डरावना था। आम कवच के विपरीत उनका कवच पूरी तरह से कंकाल जैसा था, जो केवल उनके सिर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी और अन्य प्रमुख जोड़ों और हड्डियों की रक्षा करता था। बाकी शरीर के खुले हिस्सों की परवाह नहीं करता था। उन्होंने उन भेदन और विखंडनकारी चोटों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जिनसे आम सैनिक सबसे ज्यादा डरते थे। कंकाल कवच का कार्य उनकी शारीरिक संरचना की पूर्णता की रक्षा करना और उनके प्रमुख जोड़ों और रीढ़ की हड्डी के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को तोड़ना मुश्किल बनाना था। ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के इन सैनिकों को दर्द का ज्ञान ही नहीं था, इसलिए जब तक उनकी शारीरिक संरचना पूर्ण थी, वे लोगों को मारते रह सकते थे। झांक टाई द्वारा कुछ और दुश्मनों के सिर काटने के बाद आयरन ब्लड कैंप के अन्य सैन्य अधिकारी अंततः पहुंचे और उन राक्षसों को रोक दिया जो लगभग आयरन ब्लड कैंप के परिसर में घुसने ही वाले थे। उसके बाद आयरन ब्लड कैंप के बाकी सैनिक भी आ गए। फिर तारों की रोशनी में एक छापेमारी एक जमीनी अभियान में बदल गई। ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के एक सैनिक को मारना एक आम सैनिक को मारने से कम दोगुना कठिन था। इस प्रकार ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के वे सैनिक जो दर्द या मृत्यु से नहीं डरते थे, आयरन ब्लड कैंप के सैनिकों के बराबर थे। जैसे ही दोनों पक्ष आपस में भिड़े, आयरन ब्लड कैंप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट आयरन ब्लड कैंप से कमजोर नहीं थी, बल्कि युद्ध के मैदान में उससे भी कहीं ज्यादा खूंखार थी। उन्हें दर्द या मौत का जरा भी डर नहीं था और अपनी जान की कीमत पर भी दुश्मनों को मारने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं था। वहीं आयरन ब्लड कैंप में इस नाजुक मौके पर तो सबसे बहादुर लोग भी हिचकिचा उठते। झांक टाई के आयरन ब्लड कैंप में शामिल होने के बाद से ये सबसे क्रूर लड़ाई थी। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने कितने लोगों को मारा है। वह बस इतना जानता था कि कंकाल जैसे कवच पहने सैनिक हर दिशा से लगातार उस पर टूट पड़ रहे थे। राक्षसों को मारने का सबसे आसान तरीका था सीधे उनके सिर काट देना। हालांकि उनके सिर काटने के बाद झांक टाई उनके खून से लथपथ हो गया, मानो वह खून के तालाब से निकाला गया कोई खूनी आदमी हो। झांक टाई को कुछ मामूली चोटें आई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उन भयानक सैनिकों से बने एक दलदल में फंसा हुआ है। आयरन ब्लड कैंप की तुलना में यहाँ बहुत सारे विरोधी थे। महज 20 मिनट की लड़ाई के बाद झांक टाई की वुमेन्स एक्सीलेंस चूहों द्वारा कुतरे गए भुट्टे की तरह हो गई थी, क्योंकि उस पर बहुत सारे खरोंच और निशान पड़ चुके थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिर काटने से पहले उसे सैनिकों के सिर पर लगे कंकालनुमा हेलमेट को तोड़ना पड़ा, जो उनकी गर्दन तक को ढके हुए था। हालांकि वुमेन्स एक्सीलेंस देखने में सुंदर थी, लेकिन आमने सामने के कई बार झेलने के बाद भी अंततः उसकी कमजोरी सामने आ गई। अंततः एक सैनिक की गर्दन का आधा हिस्सा काटने के बाद महिला उत्कृष्टता 2 टुकड़ों में टूट गई और बेकार हो गई।
अपनी गर्दन का आधा हिस्सा अभी भी अपने कंधे से जुड़ा होने के बावजूद उस व्यक्ति ने अपनी कृपान से झांग टाई की ओर वार किया। झांग टाई ने अपनी तलवार के बचे हुए हिस्से से उसे रोके रखा। उसके बाद उसने उस व्यक्ति की कलाई पकड़ ली। कचा की आवाज के साथ उसने कलाई तोड़ दी, फिर टोपी पहने हुए व्यक्ति का सिर अपने हाथों में लिया और गर्दन के बचे हुए आधे हिस्से को जबरदस्ती मरोड़ दिया। ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के अन्य सैनिक झांग टाई की ओर दौड़े। उसी समय प्रथम लेफ्टिनेंट फ्रेओ ने सभी सैनिकों को मार गिराते हुए झांग टाई के करीब पहुंच गए। उन्होंने अपनी विशाल कुल्हाड़ी सैनिकों की ओर घुमाई। परिणाम स्वरूप प्रत्येक सैनिक 2 टुकड़ों में कट गया और पीछे की ओर उड़ गया। हा, तुम्हारी औरत इन लोगों से निपट नहीं पाएगी। जाओ अपने आदमी को यहाँ ले आओ। अरे यार, मेरे आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है? हालांकि झांग टाई को पता था कि वह क्रूर और ताकतवर आदमी पुरुष प्रमाण पत्र की बात कर रहा है, फिर भी वह निराश महसूस कर रहा था। उस गंजे ताकतवर आदमी को अपनी विशाल कुल्हाड़ी लहराते हुए और ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के सबसे घनी आबादी वाले इलाके से गुजरते हुए देखकर झांग टाई पैर पटकते हुए अपने तंबू की ओर भागा। केवल 10 सेकंड बाद झांग टाई ने अपने हाथ में पुरुष प्रमाण पत्र लिए हुए वापस आकर दुश्मनों को मार गिराया। उसके भीतर की निराशा तब उसकी तलवार की प्रचंड हत्या की भावना में बदल गई। धातु के कंकालनुमा कवच पहने ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के इन सैनिकों से निपटने के लिए मेंस सर्टिफिकेट सबसे अच्छा हथियार प्रतीत होता था। इस समय तक बटालियन कमांडर रेनहोर्डेड ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के सैनिकों की घेराबंदी तोड़कर आगे बढ़ चुके थे। एक दहाड़ते हुए शेर के वार की तरह उनका हर कदम खून की लपटों और क्षत विक्षत लाशों को बरसा रहा था। कीचड़ में धन से रेनहोर्डेड पर एक नजर डालने के बाद झांग टाई ने दांत पीसते हुए तुरंत अपने बचे हुए भाले उसी दिशा में फेंक दिए जो रेनहोर्डेड के चारों ओर मौजूद कुछ राक्षसों की गर्दन में जा लगे। भालों के नुकीले सिरे उनकी गर्दन में घुसते ही उनकी गर्दन की रीढ़ की हड्डी में एक बड़ा छेद कर गए। कंटेनर में मौजूद भाले हटाने के बाद झांग टाई ने कंटेनर को नीचे गिरा दिया। अपना भार उतारने के बाद वह बाघ जैसी दहाड़ मारने लगा। अपने दोनों हाथों में विशाल तलवार लहराते हुए वह बटालियन कमांडर रेनहोर्डेड के पास पहुंचते पहुंचते दुश्मनों को मारता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां सबसे अधिक दुश्मन थे। उसकी उंगली में मौजूद ऊर्जा की अंगूठी ने लंबे समय से अपनी भूमिका निभाई थी, क्योंकि झांग टाई की शारीरिक शक्ति पहले से कहीं अधिक तेजी से ठीक हो रही थी। हालांकि ठीक होने की गति में केवल 4% की वृद्धि हुई थी, लेकिन इस युद्ध क्षेत्र में ये स्पष्ट रूप से झांग टाई की ताकत को बढ़ा सकती थी। 2 मीटर लंबी पुरुष प्रमाण पत्र तलवार के साथ झांग टाई दुश्मनों के बीच से रास्ता बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ा और एक खाली मैदान तैयार कर लिया। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ दिखावे का कोई महत्व नहीं था, उन्हें 2 टुकड़ों में काटकर ही वह उन्हें मार सकता था। पहले की तरह बिना किसी योजना के झांग टाई ने अपनी विशाल तलवार से हर तरफ जोरदार वार किए। ये चारों ओर मौजूद निडर लोग चालाक जंगली भेड़ियों से कहीं ज्यादा आसान थे। विशाल तलवार को थामे झांग टाई की मारक क्षमता ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के सैनिकों के लिए वास्तव में बेजोड़ थी। एक झटके में ही वह 7-10 वर्ग मीटर के क्षेत्र को साफ कर देता था, जिससे टूटे हुए अंग इधर उधर बिखर जाते थे। इसके बाद झांग टाई युद्ध के मैदान में सबसे खूंखार मांस पीसने वाला योद्धा बन गया। अपने सेकंड लेफ्टिनेंट मम्मी को पहले की तरह ही बहादुरी से प्रदर्शन करते देख आयरन ब्लड कैंप का मनोबल एक बार फिर बढ़ गया। झांग टाई बटालियन कमांडर रेनहोर्डेड को घेरने वाले लोगों की ओर बढ़ते हुए एक रोड रोलर की तरह रास्ते में ही मारा गया। झांग टाई को देखकर रेनहोर्ड जोर से हंस पड़ा। फिर दोनों ने एक के बाद एक ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के सैनिकों से जमकर लड़ाई की। हालांकि इस बार कई दुश्मन उनके शिविर की ओर दौड़ पड़े, जिनकी संख्या पूरे आयरन ब्लड कैंप की कुल सेना से 2-3 गुना अधिक थी। हालांकि झांग टाई और रेनहोर्ड आसानी से अपने चारों ओर मौजूद दुश्मनों से निपट सकते थे, लेकिन आयरन ब्लड कैंप के आम सैनिकों को उनसे निपटने में बहुत कठिनाई होती। और अगर आयरन ब्लड कैंप के आम सैनिक टिक नहीं पाए तो रेनहोर्ड और झांग टाई चाहे कितने भी निडर क्यों न हो, अंततः वे भी ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के उन असंख्य सैनिकों के हाथों हार जाएंगे जिन्हें दर्द और मौत का जरा भी डर नहीं था। ऐसा लगता है कि ब्रिलियंट फेदर्स के मार्शल हमसे बहुत नफरत करते हैं। वे इस बात से बहुत नाराज होंगे कि हमने उनके नाजायज मुलिंग को मार डाला है। ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट शायद ही कभी एक साथ इतने सारे सैनिकों को भेजती है। जैसे जैसे वह लगातार राक्षसों को टुकड़ों में तोड़ता जा रहा था, बटालियन कमांडर रेनहोर्डेड झांग टाई से बात भी कर पा रहा था। माथे से पसीना टपक रहा था। झांग टाई ने लगभग अपनी आंखें घुमा ली। बिल्कुल सही, विरोधियों की संख्या को देखते हुए जो आयरन ब्लड कैंप की तुलना में कई गुना अधिक है, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वे इस बार आयरन ब्लड कैंप को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, क्योंकि ब्लैक फेदर्स के सैनिक सफेद पत्ता गोभी की तरह सस्ते नहीं हैं जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। वे आयरन ब्लड कैंप को केवल अत्यधिक घृणास्पद होने के लिए ही दोषी ठहरा सकते थे। झांग टाई ने बिना कुछ कहे ही वार कर दिया। कुछ सेकंड बाद कोई जवाब न मिलने पर बटालियन कमांडर रेनहोर्डेड ने आखिरकार अपनी चालाकी भरी चाल एक दिखाई। अपनी 7 बजे की दिशा में देखो, 150 मीटर दूर कुछ लोग हैं। कुछ विरोधियों को 2 टुकड़ों में काटने के बाद झांग टाई ने जल्दी से रेनहोर्डेड के साथ स्थान बदल लिया। उसके बाद उसने पहले बताए गए स्थान पर एक नजर डाली। ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के सैनिकों की भारी भीड़ के पीछे टिमटिमाते तारों की रोशनी में झांग टाई को पहाड़ी पर अलग अलग कपड़े पहने कुछ लोग धुंधले दिखाई दिए। वे ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी प्रतीत होते थे। उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने एक अजीब सा चोगा पहना हुआ था और उसके बाल सफेद हो चुके थे। वह युद्ध क्षेत्र पर नजर रखते हुए अपने मुंह में किसी अजीब सी चीज पर फूंक मारता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह बहुत ही अजीब था। वह व्यक्ति किसी वाद्य यंत्र को बजा रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उस अजीब आदमी समेत ब्लैक फेदर रेजिमेंट के सभी सैनिक इतने शांत थे कि उनकी भयावह पागलपन और विचित्रता साफ झलक रही थी। अच्छा ऐसा है। झांग टाई ने अपनी विशाल तलवार लहराए और 2 राक्षसों को फिर से टुकड़ों में काट डाला। क्या तुम बीच में खड़े उस बुरे आदमी को अपने भाले से मार सकते हो? रेनहोर्डेड ने पूछा। ये बहुत दूर है। अगर मैं 50 मीटर करीब होता तो मुमकिन होता। झांग टाई रेनहोर्डेड से बहस करते हुए लगातार वार करता रहा। इस मामले में मुझे लगता है कि हम उस दिशा में 50 मीटर और करीब नहीं जा सकते। कुछ देर चुप रहने के बाद रेनहोर्डेड ने कहा, अगर मैं तुम्हें यहां से 50 मीटर दूर भेज सकूं तो कैसा रहेगा?
तो मैं उस बुरे आदमी को मार सकता हूँ, लेकिन आप मुझे वहां कैसे भेजेंगे? मैं तुम्हें वहां फेंक दूंगा। हालांकि भाला फेंकने के बाद तुम आम सैनिकों और यहाँ तक कि ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के कुछ उच्च स्तरीय लड़ाकों से घिर जाओगे और तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। फैसला तुम खुद करो। झांग टाई चुप हो गया। क्या उस बुरे आदमी को मारने के बाद ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट पीछे हट जाएगी? हाँ, वे करेंगे। ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के सभी सैनिक उस आदमी के अधीन है। वह आदमी जो अजीब वाद्य यंत्र बजा रहा है, उससे वह इन सैनिकों को आदेश दे रहा है। क्योंकि इसकी आवृत्ति बहुत अधिक है, इसलिए हम इसे सुन नहीं सकते, लेकिन ये सैनिक जो किसी गुप्त औषधि से परिवर्तित हो चुके हैं, इसे सुन सकते हैं। वे वाद्य यंत्र की ध्वनि के अनुसार लड़ रहे हैं। क्या होगा अगर ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के सैनिक आज रात पीछे नहीं हटते? तो भोर होने से पहले ही आयरन ब्लड कैंप के सभी लोग यही मर जाएंगे। उनकी संख्या हमसे कहीं अधिक है। आयरन ब्लड कैंप के कुछ भाई तो जैसे किसी तरह टिके हुए हैं। ब्रिलियंट फेदर्स आर्मी हम सबको मारने पर तुली हुई है। वे लड़ते हुए भी धीमी आवाज में एक दूसरे से बातें करते रहे। झांग टाई लगभग 1 मिनट तक अंदर संघर्ष करता रहा। चारों ओर से घिरे होने के कारण उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की। मैं ये करूंगा। झांग टाई को यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई थी कि ऐसा कहने के बाद उसने अपने जीवन से पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। उसे ऐसा करना ही पड़ा। आयरन ब्लड कैंप के भाइयों ने एक बार ब्लैक हॉट सिटी में उसके लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उसे अब पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर वह पीछे हट गया तो पूरे आयरन ब्लड कैंप में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उस आदमी को मारना ही आयरन ब्लड कैंप को इस रात बचाने का एकमात्र मौका था। अच्छा, ब्लैक हॉट सिटी में मेरी कई पत्नियां हैं। अगर मैं मर जाऊं और आयरन ब्लड कैंप के भाई बच जाएं, तो उन्हें कहना कि जब वे ब्लैक हॉट सिटी लौटे तो मेरी पत्नियों की रक्षा करें। अच्छा, रेनहॉर्डेट ने सिर्फ 2 बार ठीक है कहा। अपनी इच्छा जल्दी से बताने के बाद झांग टाई ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि दांत पीस कर लड़ने का निश्चय किया। 10 सेकंड बाद उसने ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के एक सैनिक पर फेंका हुआ भाला उठा लिया। एक झटके में वार करके उसने दूसरे सैनिक के शरीर को अपनी तलवार से छलनी कर दिया। जैसे ही झांग टाई ने अपनी विशाल तलवार नीचे रखी, उसने अपने दाहिने हाथ में भाला उठा लिया, जिसका इस्तेमाल वह आमतौर पर फेंकने के लिए करता था। शेर जैसी दहाड़ के साथ रेनहॉट ने एक शानदार प्रहार किया और ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के आसपास के कई सैनिकों को ढेर कर दिया। इसके बाद उसने झांग टाई की कमरबंद पकड़ी और उसे भाला फेंकने की तरह दूर फेंक दिया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के कई सैनिकों से घिरे हुए दोनों क्या चाल चलने की सोच रहे थे। झांग टाई पर रेनहॉर्डेट ने भाला फेंका, जबकि रेनहॉर्डेट के हाथ में भी भाला था। पलक झपकते ही वह 50 मीटर से अधिक दूर जा गिरा, जबकि दूर खड़े लोग सदमे और आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। झांग टाई ने शंकु के आकार के उस फनल को बीच में खड़े अजीबोगरीब चोगा पहने बूढ़े व्यक्ति पर केंद्रित किया और हवा में रहते हुए ही अपना भाला फेंक दिया। इस बार 100 मीटर से अधिक की दूरी मानो थी ही नहीं। झांग टाई के हाथ से भाला छूटते ही वह उस व्यक्ति की छाती में जा लगा, जिसके बाद एक तीखी ध्वनि गूंजी। अविश्वास से भरे उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी छाती में बने उस चौड़े खून से लथपथ छेद को घूरना शुरू कर दिया। उसके मुंह से बांसुरी जैसी कोई चीज गिर पड़ी। उसके तुरंत बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी क्षण ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के सभी सैनिक कुछ देर के लिए स्थिर हो गए। उसे मार डालो। उस पहाड़ी पर खड़े कुछ लोग, जो अब तक शांत दिख रहे थे, अचानक भयंकर रूप से गुर्राने लगे। उनकी आवाजें पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। उन पर मौजूद बर्फीले नीले युद्ध ऊर्जा प्रतीक तुरंत फट पड़े। झांग टाई के पास अपना सिर बचाने का ही समय था कि वह जोरदार धमाके के साथ सैनिकों की एक बड़ी संख्या पर जा गिरा। दर्जनों चक्कर लगाने और कई लोगों को गिराने के बाद उसे चक्कर आने लगे। इस क्षण उसे वह एहसास याद आया जब वह सोने को खाने वाले सांपों से भरी उस अथाह गुफा में कूद गया था। कुछ क्षणों के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र जम गया, फिर एक बार फिर गर्माहट छा गई। ब्रिलियंट फेदर्स आर्मी के सभी सैन्य अधिकारी जो शांत दिख रहे थे, आयरन ब्लड कैंप के सभी आसपास के सैनिक और बटालियन कमांडर रेनहॉर्डेट सभी एक ही समय में झांग टाई की ओर बढ़ पड़े। झांग टाई को एहसास हो गया था कि वह असली पल जल्द ही आने वाला है जब उसकी जान दांव पर लग जाएगी। वर्तमान की तुलना में अभी अभी हुई खूनी लड़ाई तो बस एक वार्म अप थी। इस समय जमीन पर पड़े झांग टाई के पास एक खंजर के अलावा कोई अन्य हथियार नहीं था। हालांकि ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के सैनिकों से लड़ते समय खंजर बेकार ही लग रहा था। ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के कुछ सैनिकों के टखनों को देखते ही झांग टाई ने अंधाधुंध 2 अलग अलग लोगों के टखनों को एक एक हाथ में पकड़ लिया। इस बात की परवाह किए बिना कि वे दोनों जीवित हैं या अमृत, उसने उन्हें लाठी की तरह घुमाया और आसपास के लोगों को दूर फेंक दिया। झांग टाई की बहादुरी ने एक बार फिर पूरे युद्ध क्षेत्र को चौंका दिया। उसी समय बर्फीली नीली युद्ध ऊर्जा का एक समूह और 10 से अधिक हथियार उसकी ओर बढ़ रहे थे। एक प्राचीन चीनी कल्पनाओं में लोमड़ी अपनी पूंछ को छोड़कर मनुष्य में बदल सकती थी। यहाँ लोमड़ी की पूंछ का उपयोग ये दर्शाने के लिए किया गया है कि बटालियन कमांडर रेनहॉर्डेट बहुत बुद्धिमान है, जो इस छापे के पीछे के लोगों का पता लगाने में सक्षम है। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 215 गंभीर रूप से घायल अध्याय 215 गंभीर रूप से घायल अनुवादक। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। जब झांग टाई को होश आया तो उसे आखिरी दृश्य याद आया। उसके सामने बर्फीली नीली युद्ध शक्ति का एक विशाल घेरा फूट पड़ा। उसके तुरंत बाद उस पर हमला हुआ। उसका कवच चकनाचूर हो गया। मुंह भर ताजा खून थूकने और लगभग बेहोश हो जाने के बाद झांग टाई को रेनहॉर्ट की भयानक दहाड़ें हल्की हल्की सुनाई दी। पहाड़ जैसी तलवारें और भाले उसकी ओर बढ़ते देख झांग टाई घोर अंधेरे में डूब गया। क्या मैं मर गई हूँ? आयरन ब्लड कैंप के मेरे भाई कैसे हैं? ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के उस बुरे व्यक्ति को मारने के बाद अगले कुछ मिनटों में झांग टाई ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अमर राक्षस बेचैन हो रहे थे। उनके हमले पहले की तरह तीखे नहीं थे। मेरे भाई सुरक्षित रहें। जब झांग टाई को पहली बार होश आया तो उसे उस रात की घटनाएं धुंधली धुंधली ही याद थी। फिर उसे बहुत थकान महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर गायब हो रहा हो और उसे एक अथाह घोर अंधेरे दलदल में घसीटा जा रहा हो। धीरे धीरे झांग टाई ने अपनी सारी इंद्रियां खो दी। जब उसे होश आया तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर को किसी डिब्बे में ठूंस दिया गया है।
वह डिब्बा भारी और कसकर दबा हुआ था, मानो उसके चारों ओर कोई जगह ही न हो। उसके शरीर में कई पाइप भी ठूसे हुए महसूस हो रहे थे। उसके आसपास कई लोग थे और चमड़े के जूतों की जमीन पर पड़ने की आवाज लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। पास में ही कोई बात कर रहा था। चमत्कार, मुझे चमत्कार मत बताओ डॉक्टर साहब, मुझे वह जिंदा चाहिए। वह नॉर्मन साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी और 39वीं डिवीजन के आयरन ब्लड कैंप का नायक है। यह एक उन्नत उपचार औषधि है जिसे मैंने स्वयं इकट्ठा किया है। आपको हर हाल में उसे बचाना है। यह मेरा आदेश है। क्या आप समझ रहे हैं? जी जी जनरल जी। जमीन पर चमड़े के जूतों की आवाज धीरे धीरे मंद पड़ गई। गहरा अंधेरा एक बार फिर उस पर छा गया। झांग टाई ने बढ़ते अंधेरे से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी चेतना एक बार फिर दलदल में डूब गई। जब झांग टाई तीसरी बार कीचड़ के ऊपर तैरता हुआ आया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बंधन से मुक्त हो गया हो। हालांकि उसे अभी भी अपने आसपास की कोई जानकारी नहीं थी। वह जहां भी था वहां एकदम सन्नाटा था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे कोई रोशनी नहीं दिखी। आखिरकार अथक प्रयास के बाद उसके हाथ का एक हिस्सा हिला और उसके तुरंत बाद उसने एक जोरदार चीखती हुई औरत की आवाज सुनी। उसकी उंगली हिली, उसकी उंगली हिली। उसकी चीख घोर आश्चर्य से भरी थी। जैसे ही उसने ये शब्द दोहराए वो महिला भाग गई। महज 10 सेकंड बाद चमड़े के बूटों की कई आवाजें एक बार फिर कमरे में गूंजने लगी। रक्तचाप फिर से बढ़ने लगा है। नाड़ी की गति पहले ही बढ़कर लगभग 40 बार प्रति मिनट हो गई है और यह और भी मजबूत होती जा रही है। युद्ध में ईश्वर की कृपा से द्वितीय लेफ्टिनेंट जेवलिन अंततः जीवित है। भगवान का शुक्र है। कोई खुशी से रोने लगा। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने अचानक राहत भरी सांस ली, जिससे पूरा कमरा गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस गूंज को तेज कर दिया हो, क्योंकि पूरे कमरे में धूप की आवाज गूंज रही थी। जल्दी करो, जनरल श्वार्ट्ज को सूचना दो। हम ये घोषणा करने के लिए बेताब हैं। आयरन हॉर्न सेना के सबसे बहादुर सैन्य अधिकारी को हमने बचा लिया है। इस आवाज में हल्की राहत झलक रही थी। इस बार झांग टाई दलदल में नहीं धंसा, बल्कि वह जलीय शैवाल की तरह ऊपर तैरने लगा। थोड़ी देर बाद कमजोरी के कारण उसे तीव्र नींद आने लगी, इसलिए वह सो गया। झांग टाई को नहीं पता था कि वह कितनी देर सोया था, लेकिन जब वह फिर से जागा तो कई दिनों से गायब रहा शरीर उसके पास वापस आ गया, साथ ही वह दर्द भी जो उसकी हड्डियों तक समा गया था। कभी कभी दर्द एक उपहार भी होता है, क्योंकि यह कम से कम आपको यह बता सकता है कि आप अभी भी जीवित हैं। इससे पहले झांग टाई ने मुसीबतों के दोबारा सामने आने की स्थितियों में कई बार इस दर्द का अनुभव किया था। यह उस एहसास के समान था जब लड़ाई में हारने के बाद कई जंगली भेड़िए आपको नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब झांग टाई को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे एक बार फिर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो। इस असहनीय दर्द के कारण वह कराहने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर चमड़े के बूटों के फर्श पर पड़ने की और भी आवाजें सुनाई देने लगी। दूसरे शब्दों में कहें तो और भी अधिक लोग आए। उसे होश आ गया है, यह एक अच्छा संकेत है। उसके शरीर के सभी सूचक बढ़ने लगे। मैं सुझाव देता हूं कि उसे माइक्रो एसपीसी दवा का इंजेक्शन लगाया जाए। मैं सहमत हूं। कुछ सेकंड बाद झांग टाई की बांह ठंडी हो गई, मानो किसी ने सुई चुभाई हो। उसके बाद उसे धीरे धीरे पूरे शरीर में ठंडक का एहसास होने लगा। उसका असहनीय दर्द तुरंत शांत हो गया। तो झांग टाई ने अपनी आंखें खोली और कमरे में सफेद कोट पहने कई लोगों को गंभीर भावों के साथ देखा। लगभग सभी लोग चिंता भरी निगाहों से उसे घूर रहे थे। सच कहें तो जन्म के बाद से यह पहली बार था जब झांग टाई को इतने सारे अजनबियों की चिंतित निगाहों से देखा जा रहा था। एक डॉक्टर झांग टाई के हाथ में इंजेक्शन लगा रहा था। जब उसने अपना सिर उठाया और झांग टाई की खुलती हुई आंखें देखीं, तो उसका हाथ कांप उठा और लगभग सुई जमीन पर गिर ही गई। वार्ड में थोड़ी अव्यवस्था थी। सभी डॉक्टर उत्तेजित हो गए थे। हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा। वे बस उत्तेजना भरी निगाहों का आदान प्रदान कर रहे थे। झांग टाई के बिस्तर के सामने खड़े लगभग 50 लोगों में से एक ने गहरी सांस ली और धीरे से अपना शरीर नीचे झुकाया। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या आप बात कर सकते हैं? आपको कैसा लग रहा है? धन्यवाद, झांग टाई ने जोर देकर एक शब्द कहा। उन्हें पता था कि अगर ये डॉक्टर न होते तो अब तक उनकी मौत हो चुकी होती। इसलिए जागते ही सबसे पहले वे वार्ड में मौजूद सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहते थे। सीधे खड़े होने के बाद डॉक्टर ने गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर वार्ड में मौजूद अन्य सहकर्मियों से कहा, धन्यवाद। उन्होंने हम सभी को धन्यवाद कहा। वार्ड में मौजूद सभी डॉक्टरों और नर्सों के चेहरे पर मुस्कान थी। झांग टाई ने अपने होंठ हिलाते हुए दूसरा वाक्य बोला, आयरन ब्लड कैंप के भाइयों का क्या हुआ? उनमें से कितने लोग बच गए? झांग टाई के थोड़ा ठीक होने के बाद वार्ड में मौजूद सभी लोगों ने उनकी बातें सुन ली। 39वीं डिवीजन के आयरन ब्लड कैंप के 562 लोग वापस आ गए हैं। वे फिलहाल स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। यह जवाब सुनकर झांग टाई की आंखें तुरंत नम हो गईं। इस आंकड़े का एक और अर्थ यह था कि उस रात आयरन ब्लड कैंप के 657 लोग मारे गए थे। लौटने वाले अधिकांश सैनिक भी संभवतः घायल ही हुए होंगे। लोहे जैसी मजबूत टुकड़ी उस रात के खूनी युद्ध में लगभग निष्क्रिय हो गई थी। अनगिनत युवा जीवन टुकड़े टुकड़े हो गए और लोहे के बुरादे के साथ जमीन पर गिर पड़े। यही युद्ध की क्रूरता थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कितने परिचित चेहरों को फिर कभी नहीं देख पाएगा। झांग टाई की आंखें नम हो गईं। वह चुपचाप बिना कोई आवाज निकाले मन ही मन रोता रहा। वीर के आंसू लोगों को सबसे अधिक भावुक कर सकते हैं। सच्ची भावना किसी के दिल को सबसे अधिक छू सकती है। इसलिए इस समय कई डॉक्टरों और नर्सों की आंखें भी लाल हो गईं। जागने के बाद पहली दोपहर को झांग टाई को अपनी बेहोशी की अवधि के दौरान घटी कई बातों के बारे में पता चला। कई बातें उसके लिए बहुत अप्रत्याशित थीं। पहली बात तो ये थी कि युद्ध के मैदान से वापस लाए जाने के बाद से वह 2 सप्ताह तक कोमा में रहे। आज उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली। दूसरी अप्रत्याशित बात यह थी कि इस दौरान द्वितीय लेफ्टिनेंट जेवलिन झांग टाई 29वीं डिवीजन से संबद्ध लौह सी सेना की 7वीं रेजिमेंट में काफी प्रसिद्ध हो गए। यहां तक कि रेजिमेंट के कमांडर और मेजर जनरल श्वार्ट्ज को भी उनके बारे में जानकारी थी। जब झांग टाई कोमा में थे, उस दौरान मेजर जनरल श्वार्ट्ज उनसे मिलने भी आए थे।
उनके घाव का इलाज करने के लिए मेजर जनरल श्वार्ट्ज उनके लिए एक विशेष उन्नत उपचार औषधि भी लाए थे। तीसरी अप्रत्याशित बात यह थी कि सीमावर्ती युद्ध क्षेत्र छोड़ने से पहले उन्हें कलूर शहर जाने का मौका भी नहीं मिला। जिस अस्पताल में उनका इलाज हुआ वह कलूर युद्ध क्षेत्र से 120 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित ब्लापाई नामक एक छोटे शहर में था। ब्लापाई पहले अंडमान गठबंधन के 17 शहरों में से एक था जो अपने अनाज और काली बियर के लिए प्रसिद्ध था। नंबर 39 डिवीजन का आयरन ब्लड कैंप सीमावर्ती क्षेत्र के एक युद्ध किले में विश्राम और पुनर्गठन कर रहा था। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसके आयरन ब्लड कैंप में वापस लौटने की संभावना बहुत कम थी। जहां तक उसके घावों की बात है, हालांकि डॉक्टरों ने झांग टाई को उनके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसकी हालत बहुत खराब है। हालांकि वह जाग गया था, फिर भी वह हिल डुल नहीं सकता था। उसके लिंग पर कैथेटर लगा होने के कारण उसे बहुत असहजता हो रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसके हाथ में अभी भी रैक पर लटकी बोतलों से कुछ दवा का तरल पदार्थ टपक रहा था। वह तरल पदार्थ उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था और उसके लिंग से बाहर निकल रहा था, जिससे झांग टाई को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई जंग लगा हुआ और उपेक्षित पुर्जा हो जिसे इंजन ऑयल से साफ किया जा रहा हो। प्रतिदिन झांग टाई की देखभाल करने वाली एक युवा नर्स उन्हें एक तरफ करवट लेने में मदद करती ताकि उनकी मालिश कर सके। उसका कहना था कि इससे झांग टाई की पीठ की रक्तवाहिकाओं को खोलने में मदद मिल सकती है। जन्म के बाद से झांग टाई पहली बार मसाज का आनंद ले रहा था। हालांकि झांग टाई को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, बल्कि उसे अपनी सेहत में किसी बड़ी समस्या के होने का पूर्वाभास पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गया। झांग टाई बहुत निराश था। जो लोग बेतहाशा उछल कूद कर सकते थे और जंगली भेड़ियों से भी तेज दौड़ सकते थे, वे ही बीमार पड़ने और बिस्तर पर पड़े रहने से सबसे ज्यादा डरते थे। झांग टाई को केवल इस बात से थोड़ी राहत मिली कि घायल होने के बावजूद वह अपने मन में ब्लैक आयरन कैसल के उस शानदार मेहराबदार दरवाजे तक पहुंच सकता था। इसके अलावा उसके मन में आध्यात्मिक ऊर्जा का वह सुनहरा घेरा धीरे धीरे अपने मूल रूप में लौट रहा था। झांग टाई के जागने के 5 दिन बाद आखिरकार उसके लिंग से कैथेटर हटा दिया गया। इस समय हालांकि उसमें अभी भी ताकत नहीं थी, वह अपने हाथों से दीवार का सहारा लेकर बिस्तर से उठकर टहलने में सक्षम हो गया था। उसी दिन झांग टाई को आखिरकार अपनी हालत के बारे में पता चला। ये बात उन्हें किसी डॉक्टर ने नहीं बताई, बल्कि मेजर जनरल श्वार्ट्ज के एक मेजर एडजुटेंट ने बताई, जो उनसे मिलने विशेष रूप से यहाँ आए थे। मेजर जनरल श्वार्ट्ज के मेजर एडजुटेंट झांग टाई के लिए आयरन ब्लड मेडल, उन्हें फर्स्ट लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत करने वाला एक प्रशस्ति पत्र और वह खबर लेकर आए जिसे सुनकर झांग टाई सबसे ज्यादा डरते थे। मुझे खेद है प्रथम लेफ्टिनेंट झांग टाई, हमारी सेना के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों के निदान के अनुसार आप संभवतः 39वीं डिवीजन के आयरन ब्लड कैंप में वापस नहीं लौट पाएंगे। जनरल श्वार्ट्ज युद्ध के मैदान में आपके निडर प्रदर्शन की बहुत सराहना करते हैं। चूंकि आप स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अब युद्ध के मैदान में नहीं जा सकते, इसलिए मेजर जनरल ने आपको हमारी सेना के रसद विभाग में भेज दिया है और आपके लिए एक आसान प्रशासनिक कार्य की व्यवस्था कर दी है। आपके घाव ठीक होने के बाद आप ब्लापाई में आयरन हॉर्न आर्मी के रसद विभाग में रिपोर्ट कर सकते हैं। झांग टाई का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 216 कथित जीवन या मृत्यु अध्याय 216 कथित जीवन या मृत्यु अनुवादक। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। झांग टाई जैसे जख्मों वाला कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। जब आयरन ब्लड कैंप के सैन्य अधिकारियों और आम सैनिकों ने झांग टाई को जल्दबाजी में सीमा पर स्थित एक फील्ड अस्पताल में भेजा, तब तक उसके शरीर पर 186 जख्म और 47 हड्डियां टूट चुकी थी। 8वें लेवल की आकाश युद्ध ऊर्जा से घायल होने के बाद उसकी आंतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। रास्ते में जितना खून बहा उससे भी 2 जाने जा सकती थी। जैसे ही मैदानी अस्पताल के डॉक्टर की नजर झांग टाई पर पड़ी, उसने उसे एक पल के लिए भी नहीं देखा। उसके बुरी तरह क्षतिग्रस्त शाही शार्प एरोटाइप बी लाइट लेफ्टिनेंट कवच को देखते ही उसने अपना सिर हिलाया और आयरन ब्लड कैंप के उन सैन्य अधिकारियों से कहा जिन्होंने झांग टाई को यहाँ भेजा था, ये व्यक्ति मर चुका है, इसे बचाने की अब कोई जरूरत नहीं है। अंततः जब आयरन ब्लड कैंप के सैन्य अधिकारियों ने तलवारों से गर्दन तानकर बड़ी संख्या में फील्ड डॉक्टरों को धमकाया, तो उन्होंने झांग टाई पर काम करना शुरू कर दिया। यह एक चमत्कार ही था कि वह अभी तक जीवित था। उसके बाद उसे सीमा के पीछे स्थित ब्लापाई में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन अब झांग टाई के लिए कोई चमत्कार नहीं बचा था। टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा मरम्मत करने पर भी कभी अपना मूल रूप नहीं पा सकता था। वह उन वस्तुओं को धारण करने में असमर्थ था जो कभी उसमें रखी जाती थी। इस समय झांग टाई का शरीर उस मिट्टी के घड़े की तरह स्थिर था। उसकी हड्डियां, आंतें, मांसपेशियां, नसें और रक्त वाहिकाएं अपूरणीय घावों से ग्रस्त थीं। भविष्य में भले ही उसकी त्वचा पर कोई निशान न रह जाए, झांग टाई पहले जैसा कभी नहीं रह पाएगा, क्योंकि उस अदृश्य क्षति ने न केवल उसकी साधना को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, बल्कि इसके कई दर्दनाक परिणाम भी छोड़ दिए थे। झांग टाई के इलाज करने वाले डॉक्टर ने उन्हें बताया कि भविष्य में मौसम बदलने पर उन्हें कई जगहों पर बहुत तकलीफ और दर्द महसूस हो सकता है। उन्होंने उन्हें अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी। 40 साल की उम्र के बाद ये दुष्प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। क्या अब मैं किसी काम का नहीं रहा? इस निष्कर्ष का परीक्षण करना वास्तव में बहुत आसान था। जब झांग टाई चलने में सक्षम हो गया तो उसने अपनी कमजोरियों को महसूस करने और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। उसके सिर और लिंग पर गंभीर चोटें नहीं आई थीं, जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा का सुनहरा भंवर अभी भी उसके दिमाग में मौजूद था। इस तथ्य ने झांग टाई को बहुत भाग्यशाली महसूस कराया। मंदिर का जलने का बिंदु और उसकी रीढ़ की हड्डी पर मौजूद तीनों जलने के बिंदु ऐसे लग रहे थे मानो उनमें कोई ज्वलन हुई ही न हो। झांग टाई को उनका जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। जब उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बलपूर्वक अपने शरीर के जलने के बिंदुओं की ओर बढ़ाया, तो आध्यात्मिक ऊर्जा का वह अंश उसके सिर से निकलते ही उसके शरीर में बिखर गया। उसने कितनी ही बार कोशिश की, लेकिन पहले जब उसने अपने जलने के बिंदुओं को परिष्कृत किया था, उसकी तुलना में अब आध्यात्मिक ऊर्जा के बिखरने का यह एहसास उसे इतना असहज कर रहा था कि मानो वह खून थूकने ही वाला था। पहले झांग टाई को ऐसा लगता था मानो उसका शरीर एक पानी की पाइप हो। आध्यात्मिक ऊर्जा उस पाइप में बहने वाला पानी थी, जबकि जलते हुए बिंदु सिंचित की जाने वाली भूमि थे। साधना के दौरान जलते हुए बिंदुओं तक पानी पाइप के माध्यम से पहुंचाना आवश्यक था।
लेकिन इस बार झांग टाई को ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर अब पानी की पाइप नहीं बल्कि बांस से बुनी हुई एक टोकरी है। इसमें छेद ही छेद थे। इस टोकरी में कितना भी पानी डाला जाए वह सब बाहर निकल जाता था। बांस की टोकरी से भूमि की सिंचाई करना बिल्कुल असंभव था। कई दिनों तक झांग टाई ने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सुखा दिया, लेकिन वह बांस की टोकरी को पानी की पाइप में बदलने में असफल रहा। वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बूंद भी अपने जलते हुए बिंदुओं तक नहीं पहुंचा सका। धीरे धीरे उसकी उम्मीद कम होती गई। उसके मन में व्याप्त विशाल और गौरवशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग अब केवल अबेकस द्वारा मानसिक अंकगणित के अभ्यास के लिए ही किया जा सकता था। यहाँ तक कि संकट पुनः प्रकट फल सक्रिय करने के बाद भी उसे चेतावनी मिली कि उसका स्वास्थ्य संकट पुनः प्रकट फलों के आध्यात्मिक प्रभाव को सहन नहीं कर सकता, इसलिए उनका उपयोग भी नहीं किया जा सका। झांग टाई को लगा जैसे वह अचानक अरबपति से कंगाल भिखारी बन गया हो। अगर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग उसके मंदिर के अग्नि बिंदु को प्रज्वलित करने के लिए भी नहीं किया जा सकता, तो इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है? क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? झांग टाई ने खुद से पूछा। नहीं, अभी निराश होने का समय नहीं आया है। उसके दिमाग में एक तेज रोशनी कौन थी? उसके पास अभी भी ब्लैक आयरन का किला और वह अद्भुत छोटा पेड़ था। उस समय ये दोनों वस्तुएं ही उनकी अंतिम आशा थी जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से टूटने से बचा रही थी। कई विशेषज्ञों की जांच के बाद अस्पताल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि झांग टाई एक आम आदमी था जिसने मंदिर में आग जलाने का कोई काम नहीं किया था। इस युग में इस निष्कर्ष का अर्थ था कि झांग टाई उस पल से विकलांग हो गया था। एक साधारण व्यक्ति जिसने अभी तक अपने मंदिर की अग्नि शक्ति को भी प्रज्वलित नहीं किया था। वह न तो साधना कर सकता था, न ही युद्ध कर सकता था, न ही असीम शक्ति के साथ हवा की तरह तेज दौड़ सकता था, और न ही वह पुरुष प्रमाण पत्र और महिला उत्कृष्टता प्रमाण पत्र लहरा सकता था। वह भारी श्रम भी नहीं कर सकता था। कोई भी द्वितीय स्तर का योद्धा 10 झांग टाई का आसानी से सफाया कर सकता था। सच कहें तो लौह सिंह सेना में झांग टाई सबसे निचले दर्जे के सैनिक के भी योग्य नहीं था। इसलिए मेजर जनरल श्वार्ट्ज ने झांग टाई को रसद विभाग में भेजा और उनके लिए एक नागरिक पद की व्यवस्था की। झांग टाई के चलने फिरने में सक्षम होने के 5वें दिन वह एक नस के सहारे बगीचे में टहल रहा था। जब वह अपने वार्ड में लौटा तो उसने देखा कि रेनहॉर्ड गुडेरियन, लियू जिंग और आयरन ब्लड कैंप के कुछ अन्य सैन्य अधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। मालिक, उन्हें देखते ही झांग टाई बहुत उत्साहित हो गया। झांग टाई को वापस आते देख वार्ड में इंतजार कर रहे सभी सैन्य अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने झांग टाई को घेर लिया। तुम्हारा शरीर कैसा है? रेनहॉर्ड ने आंखों के कोनों में हल्की सी थकान लिए झांग टाई के कंधों पर थपथपाया। बुरा नहीं, अब मैं चल सकता हूँ। ये कहते हुए झांग टाई ने वार्ड में मौजूद सैन्य अधिकारियों की ओर देखा, क्योंकि उसे कोई परिचित चेहरा नजर नहीं आया, खासकर वह उदार, गंजा और सख्त मिजाज आदमी। झांग टाई का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। फर्स्ट लेफ्टिनेंट फ्रेयो कहाँ है? ये पूछने के बाद झांग टाई ने उन पर एक नजर डाली और पाया कि उनकी मुस्कान में वह उदारता और उत्साह नहीं था जो आमतौर पर होता था। फ्रेयो का नाम सुनते ही सबकी मुस्कान गायब हो गई। उस रात फ्रेयो ने बलिदान दिया। मेजर गुडेरियन ने धीमी आवाज में झांग टाई को जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? झांग टाई को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। बाघ की तरह भयंकर रूप से 2 कुल्हाड़ियां लहराने वाला वह प्रथम लेफ्टिनेंट कैसे बलिदान हो सकता है? झांग टाई को याद आया कि बांसुरी बजाने वाले को मारने के लिए अपना आखिरी भाला फेंकने के बाद भी उसे युद्ध के मैदान में फ्रेयो की बाघ जैसी दहाड़ सुनाई दे रही थी। उस समय ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट में अफरा तफरी मची हुई थी। इस अफरा तफरी से पहले फ्रेयो जीवित था, तो उसके बाद उसकी मृत्यु कैसे हो सकती थी? जब तुम बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े तो तुम्हें बचाने के लिए फर्स्ट लेफ्टिनेंट फ्रेयो ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट की घेराबंदी में घुस गए। क्योंकि हमारे दुश्मन हमसे कहीं ज्यादा थे और फ्रेयो तुम्हारी रक्षा करना चाहते थे, इसलिए जब उन्होंने तुम्हें उठाया और पीछे हटने की तैयारी की तो उन्होंने तुम्हारे लिए कई हमलों को रोका। फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने भारी आवाज में झांग टाई को उस समय की घटना बताई। उसी क्षण झांग टाई को बचाने की कोशिश कर रहे रेनहॉर्ड को ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के आम सैनिकों ने घेर लिया और दुश्मन के कुछ उच्च श्रेणी के लड़ाकों ने रोक दिया। इसलिए वह घेराबंदी तोड़कर आगे नहीं बढ़ पाए। ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट ने झांग टाई को मारने का निश्चय कर लिया था, इसलिए आयरन ब्लड कैंप के अन्य सदस्य भी घेराबंदी तोड़कर आगे नहीं बढ़ पाए। फ्रेयो के बिना झांग टाई निश्चित रूप से मांस के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। फ्रेयो ने झांग टाई के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। झांग टाई के आंसू लकीरों में टपक रहे थे। दुखी मत हो, जिस क्षण तुमने ब्लैकहॉट सिटी में ट्रेन पकड़ी, आयरन ब्लड कैंप में हर कोई तुम्हारे लिए खुद को बलिदान करने को तैयार है, ठीक वैसे ही जैसे तुम आयरन ब्लड कैंप के हर किसी के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार हो। रेनहॉर्ड की बातें सुनकर झांग टाई एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। आयरन ब्लड कैंप के सैन्य अधिकारियों के यहाँ आने के बाद झांग टाई दुश्मन की साजिश समझ गया। उस दिन सन राजवंश ने आयरन ब्लड कैंप के सभी लूटे गए सामानों पर एक अजीब औषधि छिड़क दी थी, जिसमें हथियार, कवच और सिक्के शामिल थे। आम लोग उस औषधि को न तो सूंघ सकते थे और न ही देख सकते थे। हालांकि सन राजवंश द्वारा पाले गए एक काले लोमड़ी नामक जानवर को उसकी गंध आ रही थी। कई आम सैनिकों को चारा बनाकर सन राजवंश ने भारी मात्रा में लूट का माल प्राप्त करने के बाद आयरन ब्लड कैंप को अपने भेड़ियों के ठिकाने का पता लगाने दिया। उनके शिविर का पता चलने पर दुश्मन ने सबसे खूंखार ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट को भेजा और आयरन ब्लड कैंप की तुलना में कई गुना अधिक भारी सेना इकट्ठा की, ताकि आधी रात को छापा मारकर आयरन ब्लड कैंप को उस युद्ध क्षेत्र से पूरी तरह से खदेड़ दिया जा सके। हालांकि ये छापा असफल रहा और धीरे धीरे बल प्रयोग में बदल गया। अंततः आयरन हॉर्न सेना और ब्रिलियंट फेदर्स के कुलीन सैनिकों के बीच एक भीषण खूनी लड़ाई में तब्दील हो गया। इस खूनी लड़ाई में आयरन ब्लड कैंप के 600 से अधिक सैनिक मारे गए, जबकि ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के 1700 से अधिक सैनिक आयरन ब्लड कैंप द्वारा 20 किलोमीटर से अधिक पीछा किए जाने के बाद शहीद हो गए। दिए गए आंकड़ों के अनुसार उस युद्ध का अंतिम विजेता आयरन ब्लड कैंप था। गुप्त औषधियों और अन्य विशेष तरीकों से प्रशिक्षित ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट के सैनिकों की कुल संख्या ब्रिलियंट फेदर्स आर्मी में 10,000 से भी कम थी। हालांकि उस रात आयरन ब्लड कैंप ने ब्रिलियंट फेदर्स आर्मी की अमर रेजिमेंट के कुल सैनिकों में से एक 5वें हिस्से को मार गिराया। दोनों रेजिमेंटों के बीच हुए युद्धों में आयरन ब्लड कैंप के लिए यह एक बड़ी जीत थी।
यदि झांग टाई ने काले वस्त्र पहने उस डबल मून मुलिंग को, जो ब्लैक फैदर्स रेजिमेंट का कमांडर था, बांसुरी बजाकर नहीं मारा होता, तो निश्चित रूप से अंतिम परिणाम ये होता कि नंबर 39 डिवीजन का आयरन ब्लड कैंप अस्तित्व में ही नहीं रहता, भले ही ब्लैक फैदर्स रेजिमेंट के 1700 से अधिक लोग मारे गए होते। उनकी सैन्य उपलब्धियों को देखते हुए झांग टाई प्रथम लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति के लिए पूरी तरह योग्य थे। कोई भी उनकी इस पदोन्नति के बारे में बुरा नहीं कहेगा। यदि झांग टाई पहले नंबर 39 डिवीजन के सबसे कम उम्र के सेकंड लेफ्टिनेंट थे, तो वर्तमान में वह आयरन हॉर्न आर्मी के सबसे कम उम्र के फर्स्ट लेफ्टिनेंट है। अब आयरन ब्लड कैंप लगभग पंगु हो चुका था, उसे भारी मूलभूत क्षति हुई थी। आयरन ब्लड कैंप को युद्ध के मैदान में लौटने के लिए कम से कम 3-4 महीने के आराम और पुनर्गठन की आवश्यकता होगी। इतनी विशिष्ट सैन्य टुकड़ी के लिए केवल कुछ लोगों को इकट्ठा करके उसकी युद्ध क्षमता को पुनः प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अच्छे से जीना है। भले ही तुम युद्ध के मैदान में वापस न जा सको, लेकिन तुम्हें फ्रेयो के लिए अच्छे से जीना है। रेनहॉर्ट ने जाने से पहले झांग टाई से कहा। झांग टाई जानता था कि उसका जीवन केवल उसका ही नहीं, बल्कि फ्रेयो का भी है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही वह विकलांग हो जाए, उसे न केवल अपने लिए बल्कि फ्रेयो के लिए भी एक अच्छा और शानदार जीवन जीना था। कलूरा युद्ध क्षेत्र में आने के बाद पहले महीने में ही झांग टाई ने 4 चीजों का अनुभव किया: 100 लोगों की मौत की सूची में शामिल होना, प्रथम लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति पाना, विकलांग होना और 39वीं डिवीजन के आयरन ब्लड कैंप से दूर भेज दिया जाना। इसी महीने 15 वर्ष की आयु में झांग टाई ने पहली बार जीवन के सत्य को समझा: मनुष्यों को ग्रीष्म ऋतु के फूलों की तरह जन्म लेना चाहिए और वसंत ऋतु की गर्जना की तरह मरना चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 217 प्रथम लेफ्टिनेंट निदेशक अध्याय 217 प्रथम लेफ्टिनेंट निदेशक अनुवादक। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। जब कलूरा में झड़पें तेज हुई, तो कलूरा से मात्र 100 किलोमीटर दूर स्थित ब्लापाई एक विशाल सीमावर्ती सामग्री स्थानांतरण केंद्र बन गया। संपूर्ण आयरन हॉर्न सेना का रसद मुख्यालय भी यही स्थापित किया गया था। झांग टाई के बीमार बिस्तर से जागने के 9वें दिन आखिरकार वह अस्पताल से छुट्टी पाकर घर लौट आया। इस समय तक ब्लैकहॉट सिटी छोड़ने के बाद से आधा महीना बीत चुका था। इस दौरान झांग टाई ने जीवन मरण की स्थिति का सामना किया था। जब वह अस्पताल से निकला, तो अगर रेनहॉर्ट और अन्य सैन्य अधिकारियों द्वारा उससे मिलने आने पर लाया गया उसका सामान न होता, तो अस्पताल का गाउन उतारने के बाद शायद उसे कपड़ों का एक जोड़ा भी न मिल पाता। क्योंकि झांग टाई रसद विभाग को रिपोर्ट करने नहीं गया था, इसलिए जब वह अस्पताल से निकला तो उसने अभी भी द्वितीय लेफ्टिनेंट की पुरानी गहरे लाल रंग की सैन्य वर्दी पहनी हुई थी। चूंकि वह अभी अभी अपने घावों से उबर रहा था, इसलिए वह थोड़ा पीला और दुबला दिख रहा था। पहले इलाज की सुविधा के लिए उसके बाल भी मुंडवा दिए गए थे। हाल ही में कुछ नए बाल उगाए थे। सैन्य वर्दी के बिना झांग टाई एक कुपोषित किशोर जैसा दिख रहा था। अपने गंजे सिर को छूते हुए झांग टाई ने एक कड़वी मुस्कान दी। फिर उसे कुछ याद आया और वह तुरंत निराश हो गया। अस्पताल के बाहर काफी देर तक अकेले खड़े रहने के बाद झांग टाई ने एक घोड़ागाड़ी रोकी। आप कहां जा रहे हैं, महोदय? गाड़ीवान ने अनिश्चित निगाहों से झांग टाई की ओर देखा, क्योंकि झांग टाई की उम्र उसकी सैन्य वर्दी से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। क्या आपको आयरन हॉर्न आर्मी के लॉजिस्टिक्स मुख्यालय के बारे में पता है? झांग टाई ने अपना सामान गाड़ी पर फेंक दिया। लगभग 10 किलो के इस सामान को उठाना झांग टाई के लिए पहले तो बाल उठाने जितना आसान था, लेकिन अब अस्पताल के वार्ड से यहां तक लाने के बाद ही उसे भारी लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी आम 15 वर्षीय किशोर से भी ज्यादा कमजोर हो गया हो। मिल गया, ये ब्लापाई में पूर्व संसद भवन है। जवाब देने के बाद गाड़ीवान ने लगाम झटककर गाड़ी को आगे बढ़ाया। गाड़ी आधी खुली हुई थी। अंदर बैठकर झांग टाई उत्सुकता से शहर को देख रहा था। हालांकि लड़ाई ब्लापाई से मात्र 100 किलोमीटर दूर थी, लेकिन उसे यहाँ जरा भी तनाव का माहौल नजर नहीं आया, बल्कि ये शहर सुकून से भरा हुआ था। सैन्य वर्दी पहने सैनिकों के अलावा आम लोग भी सड़कों पर मध्यम गति से चल रहे थे। झांग टाई को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात सड़कों के दोनों ओर स्थित शराबखाने थे। रास्ते में हर कुछ मीटर पर उन्हें सड़क किनारे किसी शराबखाने का लोगो लहराता दिखाई देता था। हालांकि नॉर्मन साम्राज्य और सन राजवंश के बीच युद्ध के कारण बियर का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ था, फिर भी उन्हें दिन के समय भी शराबखानों में लोग बैठे हुए दिखाई देते थे। मैदानी इलाके में स्थित होने के कारण शहर के आसपास कोई तेज तर्रार जादुई जानवर नहीं थे। इसके अलावा ब्लापाई कई शहरों के बीच में स्थित होने के कारण इसकी कोई दीवार नहीं थी, न ही इसकी कोई सेना थी। जैसे ही आयरन हॉर्न सेना यहां पहुंची, ब्लापाई की संसद ने अपना नीला हरा झंडा फहरा दिया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने भंग होने की घोषणा कर दी। इस शहर के एकमात्र सतर्कता समूह ने भी उनका अनुसरण किया। उसके बाद संसद और सतर्कता समूह के सदस्यों ने यह दिखावा किया कि संसद कभी अस्तित्व में ही नहीं थी और सभी अपनी अपनी माताओं को खोजने के लिए घर लौट गए। इसलिए जब आयरन हॉर्न सेना ने इस शहर पर कब्जा किया, तो उन्हें इसके लिए जिम्मेदारी भी व्यक्ति नहीं मिला। यहाँ के निवासी अपने पूरे जीवन में केवल 2 ही काम करते प्रतीत होते थे, खेती और बियर पीना। यहाँ तक कि अगर आयरन हॉर्न सेना भी आज जाती, तो भी उनकी दिनचर्या अपरिवर्तित रहती। उन्हें ऐसा लगता था मानो नॉर्मन साम्राज्य और सन राजवंश के बीच का युद्ध उनसे संबंधित नहीं है, मानो ये किसी अन्य आकाशगंगा में घटित हो रहा हो। जब झांग टाई ब्लैकहॉट शहर में था, तब उसने अंडमान गठबंधन में ऐसे विचित्र शहर के बारे में सुना था। इस बार शहर का एक छोटा सा चक्कर लगाने के बाद झांग टाई को एहसास हुआ कि ब्लापाई के बारे में प्रचलित किंवदंतियां बिल्कुल भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी। गाड़ी चलाते समय गाड़ीवान ने अपनी बोतल से बियर निकाली। गाड़ीवान के पीछे बैठे झांग टाई को भी बियर से आती गेहूं की खुशबू महसूस हो रही थी। महोदय, क्या आप इसे चखना चाहेंगे? यह मेरी पत्नी ने बनाई है। गाड़ीवान ने बड़े उत्साह से बोतल झांग टाई को सौंप दी। जैसे ही झांग टाई ने मना करने की ठान ली, अचानक उसे फ्रेयो की याद आ गई। बियर, सिगार और औरतें उस लोहे के टावर जैसे गंजे सख्त आदमी की पसंदीदा चीजें थी। झांग टाई को अंदर ही अंदर एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। बोतल उठाते ही वह बेमन से उसे गटकने लगा। यह देखकर गाड़ी वाले के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। जब गाड़ी ब्लापाई के पूर्व संसद भवन पहुंची, तब तक झांग टाई बियर के नशे में चूर हो चुके थे।
कीमत मात्र 20 तांबे के सिक्के थी, लेकिन झांग टाई द्वारा बियर की तारीफ करने पर गाड़ी वाले को बहुत गर्व महसूस हुआ और उसने नकद लेने का इरादा भी नहीं किया। लेकिन झांग टाई ने एक चांदी का सिक्का निकालकर कहा कि यह उनकी बियर का है। गाड़ी वाले ने खुशी खुशी सिक्का लिया और गाड़ी लेकर चला गया। ब्लापाई में यदि आप किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा बनाई गई बियर की प्रशंसा करते थे और उसके लिए भुगतान करना चाहते थे, तो आप उस व्यक्ति के प्रति अपनी सबसे बड़ी प्रशंसा व्यक्त कर रहे थे। शहर के विभिन्न किलों में छिटपुट रूप से बसे कुछ धनी लोगों के अलावा ब्लापाई में गगनचुंबी इमारतें बहुत कम थीं। सभी इमारतें 10 मंजिलों से कम थीं। ब्लापाई की कथित पूर्व संसद भवन केवल 6 मंजिला इमारत थी। उसके सामने खड़े होकर झांग ने उसे गौर से देखा। उसे लगा कि छत के बीचों बीच बना असाधारण गुंबद सचमुच एक विशाल बियर के बैरल जैसा है। सड़कों पर सुस्त गति से चलने वाले पैदल यात्रियों की तुलना में पूर्व संसद भवन का बाहरी हिस्सा, जो अब आयरन हॉर्न सेना का रसद मुख्यालय था, उसे युद्ध की एक तीव्र अनुभूति कराता था। अपना सामान उठाते हुए झांग टाई ने इमारत में प्रवेश करने से पहले प्रवेश द्वार पर तैनात गार्ड को अपना पूर्व सैन्य अधिकारी का प्रमाण पत्र दिखाया। आयरन हॉर्न सेना के रसद मुख्यालय में एक युवा द्वितीय लेफ्टिनेंट का पद वास्तव में नगण्य था। इधर उधर घूम रहे सैनिकों में से शायद ही कोई झांग टाई पर ध्यान देता। झांग टाई ने इमारत में मौजूद एक सैनिक से कार्मिक मामलों के विभाग के स्थान के बारे में पूछा। फिर वह इमारत की 3वीं मंजिल पर स्थित कार्यालय में आया। दरवाजा खुला था और अंदर कोई काम कर रहा था, इसलिए झांग टाई सीधे अंदर चला गया। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? जैसे ही झांग टाई ने प्रवेश किया, द्वितीय लेफ्टिनेंट रैंक की लगभग 20 वर्षीय महिला सैन्य अधिकारी उनकी ओर बढ़ी और उनसे कुछ पूछा। मैं यहाँ ड्यूटी पर रिपोर्ट करने आया हूँ, ये रहा मेरा प्रमाण पत्र। झांग टाई ने अपना सैन्य अधिकारी प्रमाण पत्र उसे दे दिया। प्रमाण पत्र लेते हुए महिला सैन्य अधिकारी ने उस पर एक नजर डाली और तुरंत आश्चर्य का एक हल्का सा भाव प्रकट किया। क्या आप 39वीं डिवीजन के आयरन ब्लड कैंप के वही सैन्य अधिकारी हैं? अगर यहाँ किसी और को नहीं भेजा गया होता तो मुझे ऐसा ही लगता। ठीक है, कृपया थोड़ी देर बैठ जाइए। आपके कार्मिक मामलों के अभिलेखागार कुछ दिन पहले ही यहाँ स्थानांतरित कर दिए गए हैं। मैं कर्नल शार्तो को रिपोर्ट करने जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि आप यहाँ रिपोर्ट करने आते हैं तो वे आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इतना कहकर महिला सेकंड लेफ्टिनेंट तुरंत वहां से चली गई। झांग टाई की निगाहें उसकी नितंबों पर टिक गईं। गहरे लाल रंग की सैन्य अधिकारी की वर्दी के नीचे उभरे और कसे हुए नितंबों को देखकर झांग टाई का दिल 2 बार जोर से धड़कने लगा। 1 महीने से ज्यादा समय से उसने किसी स्त्री का स्वाद नहीं चखा था। अब थोड़ा ठीक होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपने आसपास की महिलाओं पर ध्यान देने लगा। हालांकि उसकी शारीरिक हालत को देखते हुए झांग टाई केवल एक कड़वी मुस्कान ही दे सकी। डोंडर ने कहा, एक पुरुष होने के नाते जब तक तुम मर नहीं जाते, महिलाओं को जीतना ही तुम्हारा जीवन भर का लक्ष्य होगा। झांग टाई ने भी अपने अंदर आए बदलाव को महसूस किया। एक सच्चा मर्द बनने के बाद झांग टाई महिलाओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने लगा था। यहाँ तक कि अगर वह एक ही महिला के सामने होता तो भी अब उसके मन में उसके प्रति एक बहुत अलग भावना विकसित हो गई थी। उसे नहीं पता था कि परिपक्वता की राह पर हर आदमी एक ही प्रक्रिया से गुजरेगा या नहीं, लेकिन इन कुछ दिनों में वह अक्सर ब्लैकआउट सिटी में लड़कियों के साथ बिताए उन पागलपन भरे दिनों और वहां से जाने से पहले पांडोरा के साथ बिताए उस मनमोहक रात के बारे में सोचता था। अगले आधे घंटे में झांग टाई ने सभी रिपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं पूरी की और आयरन हॉर्न सेना के रसद मुख्यालय में कार्मिक मामलों के प्रभारी कर्नल शार्तो से मुलाकात की। 60 वर्ष से अधिक आयु के कर्नल शार्तो ने झांग टाई के साथ बहुत ही सौम्य व्यवहार किया। बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे आयरन ब्लड कैंप में झांग टाई के वीरतापूर्ण कार्यों से पहले से ही अवगत थे। उनकी बहादुरी और सैन्य कौशल के लिए वे उनका बहुत सम्मान करते थे। भले ही इस समय उनका स्वास्थ्य कितना भी खराब क्यों न हो, आयरन ब्लड पदक से सम्मानित नॉर्मन साम्राज्य के एक सैन्य अधिकारी के रूप में उन्हें आयरन हॉर्न सेना और नॉर्मन साम्राज्य दोनों में कभी भी किसी प्रकार के अन्याय का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। अंत में कर्नल शार्तो ने झांग टाई से कहा कि इस विभाग के रसद मुख्यालय में कुछ पद उनके लिए उपयुक्त हैं। झांग टाई अपनी पसंद का पद चुन सकते हैं। झांग टाई जानता था कि कर्नल शार्तो द्वारा उसे विशेष व्यवहार अवश्य ही दिया जा रहा होगा ताकि 7वीं रेजिमेंट के रेजिमेंटल कमांडर जनरल श्वार्ट्ज और पूरे आयरन ब्लड कैंप को सम्मान दिलाया जा सके। कर्नल साहब, कार्यसूची के संबंध में मेरी कोई अन्य राय या आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि जनरल श्वार्ट्ज ने मुझे यहाँ रसद विभाग के हवाले करने के लिए भेजा है, लेकिन मेरी शारीरिक स्थिति और क्षमताओं के आधार पर मैं किसी भी महत्वपूर्ण पद को संभालने के योग्य नहीं हूँ। यदि संभव हो तो कृपया मेरे लिए कोई आसान पद की व्यवस्था करें ताकि मैं काम या व्यवहार की परवाह किए बिना अधिक गलतियां न करूं। झांग टाई के शांत और विनम्र स्वभाव ने कर्नल शार्तो पर अच्छा प्रभाव छोड़ा। आमतौर पर आयरन ब्लड कैंप के जो सैनिक घायल होकर युद्ध क्षेत्र छोड़ देते थे, उनका स्वभाव अक्सर गुस्सैल होता था। कर्नल शार्तो के अनुभव के अनुसार आयरन ब्लड कैंप के वे सभी सैन्य अधिकारी जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था, वे अहंकारी और अड़ियल थे। ये कर्नल शार्तो का आयरन ब्लड कैंप के सैन्य अधिकारियों से पहला संपर्क नहीं था। हालांकि झांग टाई जैसे कुछ ही युवा सैन्य अधिकारी उनसे बातचीत करते समय उन्हें सहज महसूस कराते थे। रसद विभाग सबसे अधिक लाभदायक होने के कारण कई सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी सबसे अधिक लाभ और शक्ति वाले पद को हथियाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। इसके विपरीत सेवानिवृत्ति के प्रति झांग टाई के दृष्टिकोण की कर्नल शार्तो ने बहुत प्रशंसा की। मैं ऐसे निर्दोष व्यक्ति को नुकसान नहीं होने दूंगा, उसने मन ही मन बुदबुदाया। इसलिए कुछ सेकंड सोचने के बाद कर्नल शार्तो ने झांग टाई के लिए एक पद की व्यवस्था की, जिसका पूरा पदनाम लौहसीन सेना के रसद विभाग की व्यापक रसद राहत शाखा के उपकरण प्रशासन संख्या 9 के निदेशक का था। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 218 काले लोहे के किले में पुनः प्रवेश अध्याय 218 काले लोहे के किले में पुनः प्रवेश अनुवादक। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। जब झांग टाई रसद मुख्यालय से निकले तो उन्हें एक नया सैन्य अधिकारी का प्रमाण पत्र मिला। उनकी सैन्य वर्दी के कंधे पर एक और सितारा लगा हुआ था, जो दर्शाता था कि द्वितीय लेफ्टिनेंट झांग टाई को आधिकारिक तौर पर प्रथम लेफ्टिनेंट झांग टाई के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें 2 महीने का वेतन और राशन भी मिला।
युद्ध में लगी चोटों के लिए विभिन्न अनुदानों के साथ साथ उन्हें 71 सोने के सिक्के भी मिले। युद्ध के मैदान से लूटी गई निजी संपत्ति को मिलाकर झांग टाई का बटुआ, जो ब्लैकहॉट शहर छोड़ते समय खाली हो गया था, इस बार फिर से थोड़ा भर गया था, क्योंकि उनके पास कुल मिलाकर 100 से अधिक सोने के सिक्के थे। एक पुरानी चीनी कहावत है, असली मर्द के पास शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए, जबकि औसत दर्जे के मर्द के पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए। झांग टाई को लगता था कि वह एक औसत दर्जे का आदमी बनने के लिए ही पैदा हुआ है, क्योंकि उसे शक्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। पता नहीं ऐसा क्यों था, शायद इसलिए कि उसे गरीबी की आदत थी। लेकिन एक बार जब उसके पास कुछ सोने के सिक्के होंगे तो उसे तसल्ली मिलेगी। कर्नल शार्तो ने कार्मिक मामलों के विभाग से एक मेजर को झांग टाई को उस जगह के आसपास घुमाने का काम सौंपा जहां वह काम करेगा, ताकि उसे सड़क पहचानने में मदद मिल सके। कथित आयरन हॉर्न आर्मी के रसद विभाग की व्यापक रसद राहत शाखा उपकरण प्रशासन संख्या 9 वास्तव में ब्लापाई शहर के पूर्व में स्थित रसद अड्डे का एक रखरखाव संयंत्र था। चूंकि ब्लापाई में कोई शहर की दीवार नहीं थी, इसलिए झांग टाई को यह नहीं पता था कि यह रसद अड्डा ब्लापाई के अंदर था या बाहर। यह संयंत्र सुनसान नहीं था, क्योंकि झांग टाई को इसके चारों ओर फैले हुए मक्के के खेत और एक पड़ोसी गांव दिखाई दे रहे थे। देखा जाए तो यह संयंत्र उपनगरों में स्थित प्रतीत होता था। इस संयंत्र के निकट ही एक विशाल हवाई जहाज उतारने का मैदान और कई सामग्री गोदाम थे। आसपास की सड़कों पर कई सैनिक इधर उधर पैदल चल रहे थे, साथ ही सैन्य वाहन भी मौजूद थे। आयरन हॉर्न आर्मी के रसद विभाग की व्यापक रसद राहत शाखा के उपकरण प्रशासन संख्या 9 का मुख्य कार्य रसद विभाग के वाहनों का रखरखाव था, इसलिए संयंत्र कम से कम 10/1 में फैला हुआ था। इसका आधा हिस्सा स्टील फ्रेम और स्टील टाइलों का उपयोग करके अस्थायी रूप से निर्मित अर्धबंद शेड और गराज से बना था। रखरखाव के लिए कई वाहन इनके अंदर पार्क किए जाते थे। झांग टाई के अलावा आयरन हॉर्न आर्मी के रसद विभाग की व्यापक रसद राहत शाखा के उपकरण प्रशासन संख्या 9 में कुल 136 लोग थे, जिनमें से अधिकांश गैर कमीशन प्राप्त तकनीकी अधिकारी थे। झांग टाई के यहां आने से पहले निदेशक का पद 5 महीने से अधिक समय से रिक्त था, फिर भी यहां सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था और कोई खामी नहीं थी। पूर्व निदेशक कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे और सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुके थे, इसलिए उन्होंने आयरन हॉर्न सेना द्वारा अंडमान गठबंधन पर हमला करने से पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली थी। संबंधित जानकारी प्राप्त करने के बाद झांग टाई समझ गया कि यह पद विशेष रूप से वृद्धों के लिए आरक्षित था। प्रथम लेफ्टिनेंट को वाहनों की मरम्मत का काम नहीं सौंपा जाएगा। इसके अलावा इस कारखाने में मरम्मत से संबंधित होने के कारण कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। कर्नल शार्तो ने वास्तव में झांग टाई के लिए एक अच्छी स्थिति की व्यवस्था की थी। कार्मिक विभाग के मेजर ने रखरखाव कार्यशाला में मौजूद सभी 136 लोगों को झांग टाई का अभिवादन करने के लिए सीधे बुलाया। उनमें से सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी द्वितीय लेफ्टिनेंट थे, यानी उपनिदेशक। जाहिर है वे यहाँ झांग टाई के सहायक बन गए थे। मेजर द्वारा झांग टाई की वर्तमान स्थिति का परिचय देते हुए द्वितीय लेफ्टिनेंट का चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। फर्स्ट लेफ्टिनेंट झांग टाई पहले 39वीं डिवीजन के आयरन ब्लड कैंप के एक सैन्य अधिकारी थे। उत्कृष्ट सैन्य कारनामों के कारण उन्हें कलूर युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के मात्र आधे महीने बाद ही आयरन ब्लड पदक से सम्मानित किया गया। अजीबोगरीब भाव भंगिमाओं को देखकर मेजर ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जिससे तुरंत ही सभी 136 लोग गंभीर हो गए। आखिरी वाक्य सुनकर कई लोग चौंक गए और चुपचाप अपनी लार निगल ली। साथ ही उनकी आंखों में सम्मान का भाव भर आया। आयरन हॉर्न सेना में सभी जानते थे कि आयरन ब्लड कैंप में केवल एक ही तरह के लोग थे जिन्हें आयरन ब्लड पदक से सम्मानित किया जाता था, खूंखार कसाई जो युद्ध के मैदान में असंख्य दुश्मनों को मार गिराते थे। हालांकि इस व्यक्ति को कलूर युद्ध क्षेत्र में आने के मात्र आधे महीने के भीतर ही आयरन ब्लड पदक मिल गया था, जिसका अर्थ था कि इस व्यक्ति ने मात्र आधे महीने में यहाँ खड़े लोगों की संख्या से कम लोगों को नहीं मारा था। ये सोचकर कई लोगों को उस दुबले पतले चेहरे वाले युवा प्रथम लेफ्टिनेंट से एक चौंकाने वाली निर्मम हत्या की मंशा महसूस होने लगी। ये हत्या की मंशा बाघों और भेड़ियों जैसी भयंकर ऊर्जा थी जो अनेक लोगों को मारने से संचित हुई थी। सभी शक्तिशाली लौह रक्त योद्धा ऐसी ही हत्या की मंशा प्रदर्शित करते थे। झांग टाई का उनसे परिचय कराने के बाद मेजर ने झांग टाई की ओर मुड़कर उनसे पूछा, फर्स्ट लेफ्टिनेंट झांग टाई, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? झांग टाई ने उस फूले हुए पेट वाले सेकंड लेफ्टिनेंट की ओर देखा, जिसकी आंखों में अभी भी विस्मय का भाव था। मेरे यहाँ आने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। अब आप अपना काम खुद कर सकते हैं। उन सबको जाते देख मेजर मुस्कुराया और झांग टाई से बोला, फर्स्ट लेफ्टिनेंट झांग टाई, मैं देख सकता हूँ कर्नल शार्तो आपकी बहुत कद्र करते हैं, इसलिए उन्होंने आपके लिए यह पद आरक्षित किया है। एक बार आप यहाँ कुछ और दिन रुकेंगे तो आपको यह पद बहुत रोचक लगेगा। मेजर के शब्दों में कई इशारे छिपे थे, जिससे झांग टाई थोड़ा विचलित हो गया। हालांकि अभी विस्तार से पूछने का समय नहीं था, उसे पहले समझौता करना था। मेजर को गाड़ी चलाते हुए जाते देख लगभग 30 वर्षीय फूले हुए पेट वाले द्वितीय लेफ्टिनेंट अधिकारी ने झांग टाई की ओर मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दिखाया। झांग टाई के हाथ में सामान देखकर उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो उसे झांग टाई को सौंपने की कोशिश कर रहा हो। पहली नजर में झांग टाई को ब्लैकहॉट सिटी के रेलवे स्टेशन के फ्ली मार्केट में स्टॉल मालिकों की याद आ गई। झांग टाई ने देखा कि वह आदमी उसकी चापलूसी करना चाहता है, इसलिए उसने मना नहीं किया, बल्कि सीधे अपना सामान उसके हाथ में थमा दिया। ऐसे लोगों के साथ कभी भी जरूरत से ज्यादा विनम्रता न दिखाएं। अगर कोई आपकी चापलूसी करे तो आपको भी उसके साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए, वरना यह ऐसा ही होगा जैसे कोई सज्जन आपके प्रति शिष्टाचार दिखाए और आप उसके चेहरे पर थूक दें। जैसा कि उम्मीद थी, झांग टाई को अपना सामान सीधे उसकी ओर फेंकते देख उस व्यक्ति की मुस्कान पहले से भी अधिक उत्साहपूर्ण हो गई और यहाँ तक कि उसकी शराबी नाक पर दिखने वाली चिकनी चमक भी और तेज हो गई। सेकंड लेफ्टिनेंट, आपका नाम क्या है? निदेशक महोदय, मैं पीपिंग हूँ। झांग टाई को ध्यान से देखने के बाद उसने कहा, क्या आप एक चक्कर लगाना चाहेंगे या कार्यालय जाकर फाइलों और लेखा पुस्तकों की जांच करना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ सब कुछ से बहुत संतुष्ट हूँ। चूंकि मैं आज ही अस्पताल से निकला हूँ, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। आप एक गाड़ी का इंतजाम कीजिए और पहले मुझे आसपास घुमाकर रहने के लिए जगह दिखाए।
इतने लंबे समय तक अस्पताल में रहने और हर समय लोगों की देखभाल पाने के बाद झांग टाई ब्लैक आयरन कैसल को देखने के लिए बेताब था। झांग टाई का आदेश सुनकर सेकंड लेफ्टिनेंट पिपिन खुश हो गया और जल्दी से झांग टाई का सामान लेकर चला गया। 1 मिनट रुकिए, मैं गाड़ी लेने जाता हूँ। ब्लापाई में लगभग कोई सैन्य शिविर नहीं होने के कारण शहर भर में उपलब्ध सभी स्थान और सार्वजनिक सुविधाएं आयरन हॉर्न सेना द्वारा निःशुल्क उपयोग में ले ली गई थी। 21वीं डिवीजन को छोड़कर जिसने ब्लापाई में एक सैन्य शिविर पर कब्जा कर लिया था और जिसके कुछ सैन्य अधिकारियों को एक छात्रावास आवंटित किया गया था, रसद विभाग के अधिकांश अन्य सैन्य अधिकारियों को स्वयं ही घर किराए पर लेने पड़े। चूंकि ब्लापाई पहले से ही नॉर्मन साम्राज्य का क्षेत्र था, इसलिए नॉर्मन साम्राज्य के सैनिक नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते थे और उनकी संपत्तियों को लूट नहीं सकते थे। आधे मिनट से भी कम समय में सेकंड लेफ्टिनेंट पाइपिंग ने झांग टाई के सामने एक माउंटेन कैट एसयूवी खड़ी कर दी। कार का दरवाजा खोलकर झांग टाई यात्री सीट पर बैठ गए। इसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट पाइपिंग कारखाने से गाड़ी चलाकर निकल गए। बाद में मैं आमतौर पर यहाँ नहीं आऊंगा, उपकरण प्रशासन विभाग संख्या 9 में सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है। जो मेजर अभी यहाँ से गए हैं उन्होंने मुझे बताया कि निदेशक का पद बहुत दिलचस्प है, इसलिए आप मेरे लिए यहाँ सब कुछ संभालते रहिए। मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, नहीं मैं मूर्ख समझा जाना चाहता हूँ। आपको देखते ही मैं समझ गया था कि आप स्पष्टवादी हैं, मुझे निराश मत करना। कार में बैठे बैठे झांग टाई ने सीधे सेकंड लेफ्टिनेंट पिपिन से कहा। आयरन ब्लड कैंप में कुछ समय बिताने के बाद उनका ऐसे तुच्छ मामलों पर समय बर्बाद करने का कोई मूड नहीं था। केवल वही लोग जो जीवन मरण की स्थिति का सामना कर चुके हो समझ सकते हैं कि एक सैनिक के लिए जीवन मरण की स्थिति को छोड़कर बाकी सब कुछ व्यर्थ है। झांग टाई के इतने सीधे सादे स्वभाव की कल्पना न कर पाने के कारण सेकंड लेफ्टिनेंट पिपिन का हाथ थोड़ा कांप गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। वह थोड़ा रोमांचित भी हो गया। मुझ पर भरोसा रखिए निर्देशक महोदय, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वह ठीक है। निदेशक महोदय, आपको किस प्रकार का आवास चाहिए? मैं यहाँ कई महीनों से रह रहा हूँ और सभी सड़कों और गलियों से अच्छी तरह परिचित हो गया हूँ। द्वितीय लेफ्टिनेंट पाइपिंग ने उत्साहपूर्वक कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे इस दौरान शांत रहना होगा। अतः जगह ज्यादा शोरगुल वाली नहीं होनी चाहिए। ओह, मुझे एक ऐसी जगह पता है जो शायद आपको पसंद आए। 10 मिनट से भी अधिक समय बाद द्वितीय लेफ्टिनेंट पिपिंग झांग टाई को ब्लापाई के उत्तर में नदी किनारे एक शांत और सुकून भरे इलाके में ले आए। उस इलाके की सड़कें बारीक कंकड़ों से बनी थी। सड़कों के दोनों ओर कई 3-4 मंजिला आम लोगों के घर और इमारतें खड़ी थी। ये घर और इमारतें ब्लैकहॉट शहर की इमारतों से बिल्कुल अलग थी। ये जगह शहर के केंद्र की तुलना में कहीं अधिक शांत और सुखद वातावरण वाली थी। जैसे ही झांग टाई की कार ब्लॉक में दाखिल हुई और धीमी होने लगी, लगभग 8-9 साल के बच्चे अजनबियों से बिना किसी डर के एसयूवी के पीछे दौड़ने लगे। क्योंकि जब ब्लापाई पर आयरन हॉर्न सेना का कब्जा था तब वहां कोई हताहत नहीं हुआ था और नॉर्मन साम्राज्य के सैनिकों के अच्छे कार्यों ने उन्हें अच्छी प्रतिष्ठा दिलाई थी, इसलिए ब्लापाई के नागरिक गहरे लाल रंग की सैन्य वर्दी पहने लोगों से नहीं डरते थे। सर, आपको बस रब्बी को कुछ तांबे के सिक्के देने हैं, मैं आपको वह सब कुछ बता दूंगा जो आप जानना चाहते हैं। चेहरे पर झायों वाला एक 8-9 साल का लड़का झांग टाई के पास दौड़ता हुआ आया और एसयूवी के पीछे भागते हुए अपना परिचय देने लगा। झांग टाई ने पिपिन को कार पार्क करने को कहा। कार पार्क होते ही रवि ने भी दौड़ना बंद कर दिया। मैं एक घर किराए पर लेना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि मुझे एक अच्छा घर कहाँ मिल सकता है? झांग टाई ने लड़के से पूछा। महोदय, मुझे यहाँ की हर बात पता है। कुछ शराबखानों के अलावा आसपास के ब्लॉकों में किराए के लिए 20 से अधिक मकान है। हर कोई नॉर्मन साम्राज्य के एक उदार सैन्य अधिकारी को अपना मकान किराए पर देने में बहुत खुश होगा। झांग टाई ने एक चांदी का सिक्का निकाला और उसे लड़के की ओर उछाल दिया। रवि नाम के लड़के ने बड़ी चतुराई से उसे पकड़ लिया। कार में बैठ जाओ। झांग टाई ने पीछे की सीट पर नजर डाली। तभी रवि नाम का लड़का अपने दोस्तों की प्रशंसा भरी निगाहों के बीच खुशी से उछलकर अंदर कूद गया। झांग टाई को लगा था कि बियर होटल हर वर्ग के लोगों से भरे होंगे, इसलिए उन्होंने अंततः एक शांत घर चुना जिसके मालिक भी साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से थे। ये 4 मंजिला मकान था। मकान मालिक 60 वर्ष से अधिक आयु का एक बुजुर्ग दंपत्ति था। उनकी कोई संतान नहीं थी और वे पहली मंजिल पर रहते थे। दूसरी मंजिल एक ऐसे दंपत्ति को किराए पर दी गई थी जिनका एक 4-5 वर्ष का बेटा था। कहा जाता था कि तीसरी मंजिल पर एक महिला रहती थी और चौथी मंजिल खाली थी, इसलिए झांग टाई चौथी मंजिल पर रहता था। वहां के कमरे मालिकों द्वारा अच्छी तरह से साफ किए गए थे। सब कुछ व्यवस्थित था। 2 शयन कक्ष, एक बैठक कक्ष, एक रसोईघर और एक शौचालय। चूंकि घर ईंटों और पत्थरों से बना था, इसलिए बैठक कक्ष में एक चिमनी भी थी जहां ठंड के दिनों में आग जलाई जा सकती थी। चौथी मंजिल का किराया 16 चांदी के सिक्के प्रति माह था, जिसमें पानी का शुल्क शामिल नहीं था। द्वितीय लेफ्टिनेंट पिपिंग ने झांग टाई के लिए 1 साल के किराए और पानी के शुल्क के लिए एक साथ 2 सोने के सिक्के खर्च करने की पूरी कोशिश की। झांग टाई के यहाँ रहने का फैसला करने के बाद उपाध्यक्ष ने कार चलाई और उनके लिए दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं खरीदी। वे एक आदेश की तरह ही उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पूरी दोपहर झांग टाई व्यस्त रहे, ड्यूटी पर हाजिरी लगाना, अपने अधीनस्थों के लिए काम का इंतजाम करना और घर किराए पर लेना। जब रात के खाने का समय हुआ तो उन्होंने पास के एक होटल में सेकंड लेफ्टिनेंट पिपिन के साथ भुना हुआ गोमांस खाया। जब झांग टाई किराए के घर लौटे तब तक अंधेरा हो चुका था। मालिक के कमरे से वायलिन की मधुर ध्वनि सुनाई दी। ये जानना असंभव था कि इसे कौन बजा रहा था। दूसरी मंजिल से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, जबकि तीसरी मंजिल पर रहने वाला किराएदार वहां नहीं था। चौथी मंजिल पर स्थित अपने आवास पर लौटकर झांग टाई ने दीपक नहीं जलाए। दरवाजा बंद करके और पर्दे गिराकर वह बैठक में चिमनी के बगल में सोफे पर अकेले बैठ गया। झांग टाई को इतने लंबे समय बाद इतनी थकान महसूस हुई थी। वह इतना कमजोर हो गया था कि चौथी मंजिल पर चढ़ते समय भी उसकी सांस फूल जाती थी। जब वह आखिरकार वहां पहुंचा तो उसे थोड़ी थकान महसूस होने लगी। उसकी शारीरिक हालत उसकी कल्पना से भी बदतर थी, एक आम आदमी से भी बदतर। वह हवा का भी सामना नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मुर्गी को बांध न पाना वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है।
1 महीने से अधिक समय से उसने ब्लैक आयरन कैसल में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए अभी प्रवेश करने पर भी झांग टाई थोड़ा झिझक और भयभीत हो गया। वह मन ही मन दुविधा में था। इस समय उसके लिए ब्लैक आयरन कैसल का वह छोटा सा पेड़ ही उसकी सारी उम्मीदों का केंद्र था। झांग टाई जानता था कि जब भी उसे कोई समस्या आती थी तो उस छोटे पेड़ से समाधान की उम्मीद रखना बहुत हास्यास्पद था। इस तरह से समस्याओं को हल करना लगभग अव्यावहारिक और मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि यह कर्म पर निर्भर करता था कि वह छोटा पेड़ कौन सा फल देगा। वह बिना किसी कारण के उसकी इच्छा के अनुसार कभी फल नहीं देगा। झांग टाई को बस यही उम्मीद थी कि वह छोटा पेड़ उसे ठीक होने का मौका दे सके। काफी देर तक घुप अंधेरे घर में बैठे रहने के बाद झांग टाई ने आखिरकार दांत पीसते हुए कहा, मैं एक बार मर चुका हूं, मौत से ज्यादा भयानक कुछ नहीं है। अपने मन में उस शानदार मेहराबदार दरवाजे को याद करने के बाद झांग टाई हल्के से कांपते हुए अंधेरे कमरे से गायब हो गया। सुंदर और भव्य महल स्वामी, काले लोहे के महल में आपका स्वागत है। एक म्यू भूमि की एक प्राचीन चीनी इकाई है। इसका अनुवाद लगभग 1 म्यू इक्वल 666.67 वर्ग मीटर के बराबर होता है, इसलिए पौधे का आकार लगभग 6666.7 वर्ग मीटर है। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 219 न्याय का फल अध्याय 219 न्याय का फल अनुवादक। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। अब तक ब्लैक आयरन कैसल के अंदर हरियाली छा चुकी थी। 1.5 महीने बाद अंदर प्रवेश करते हुए झांग टाई को ऐसा लगा जैसे वह ब्लैकहॉट सिटी के उपनगरीय इलाके में आ गया हो। यह एहसास विशेष रूप से उस छोटे पेड़ के पास बनी 2 इमारतों को देखकर और भी बढ़ गया। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वह जंगल में बंजर भूमि को फिर से हरा भरा कर रहे हो। अपना बोझ अंदर उतारने के बाद झांग टाई ने खुद को एक साधारण कुंवारे की तरह समझा। उसने गहरी सांस ली और तुरंत इस बारे में सोचने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वह जीवित है और ब्लैक आयरन कैसल में प्रवेश कर सकता है, तब तक वह इसका उपयोग अपने प्रिय लोगों की मदद करने जैसे कई कामों के लिए कर सकता है, भले ही उसकी साधना पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई हो। इस मानसिकता के साथ सामने आए संवाद बॉक्स ने उसे ज्यादा चौंकाया नहीं। कैसल लॉट की ऊर्जा रखरखाव प्रणाली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लीकलेस फ्रूट ऊर्जा एकत्रित नहीं कर सका। मंजूसाका कर्मा फल वृक्ष लीकलेस फ्रूट्स का उत्पादन बंद कर देगा। महल के स्वामी, आपकी हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, रक्तवाहिकाएं और यहां तक कि आपकी आंतें भी बुरी तरह से घायल हो गई हैं और अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए आपकी स्वतः ठीक होने की प्रक्रिया चरमरा गई है। आपकी शारीरिक स्थिति लौह शरीर फल बनने के लिए न्यूनतम शर्तों को भी पूरा नहीं करती है। मंजूसाका कर्म फल वृक्ष लौह शरीर फल के उत्पादन को समाप्त कर देगा। उपरोक्त कारणों के आधार पर, क्योंकि आपका शरीर जंगली भेड़ या 7 शक्ति फल से प्राप्त जीवन ऊर्जा के नवीनीकरण और विस्तार को सहन नहीं कर सकता, मंजूसाका कर्म फल वृक्ष जंगली भेड़ या 7 शक्ति फल का उत्पादन बंद कर देगा। इन्हीं कारणों के आधार पर संकट पुनः प्रकट होने वाले फल भी अनुपलब्ध रहेंगे। विशेष चेतावनी, महल के स्वामी, जब तक आपका स्वास्थ्य और जीवन ऊर्जा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आपके द्वारा खाए गए पहले विष प्रतिरोधी फल का प्रभाव 92% तक कम हो जाएगा। लगातार खुलते संवाद बॉक्स और उनमें मौजूद सामग्री ने झांग टाई को ऐसा महसूस कराया मानो वह एक अमीर आदमी से भिखारी बन रहा हो। कलुरग युद्ध में शामिल होने की कीमत इतनी भारी थी कि वह इसे सहन नहीं कर पा रहा था। थोड़ा संभलने के बाद झांग टाई ने ब्लैक आयरन कैसल के प्रबंधन पैनल को छूकर वर्तमान बुनियादी विशेषताओं की जांच की। काले लोहे का किला, लंबाई 1 क्रोसा, चौड़ाई 1 क्रोसा, और मान 89,713, योग्यता मूल्य 32,135, बुनियादी ऊर्जा भंडारण 712, विशेष उत्पाद बेसिक ऑरा यीस्ट। ऑरा वैल्यू पॉइंट्स में वृद्धि झांग टाई की अपेक्षा के अनुरूप थी। सर्वाइवल ट्रेनिंग से लौटने के बाद से उसकी बेसिक एनर्जी स्टोरेज 712 अपरिवर्तित रही, लेकिन झांग टाई को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मेरिट वैल्यू पॉइंट्स थे। उसे याद आया कि पिछली बार जब उसने इनकी जांच की थी तब ये 6000 से थोड़े ही अधिक थे। ये इतनी तेजी से कैसे बढ़ गए? झांग टाई ने मेरिट वैल्यू पॉइंट्स का लॉक खोलकर ध्यान से देखा। जब ब्लैक आयरन कैसल में पहला विकसित और उत्परिवर्तित जीव बेसिक ऑरा यीस्ट बना तो ब्लैकहॉट सिटी की जेल में कई बदमाशों को मारने के कारण झांग टाई के मेरिट वैल्यू पॉइंट्स बढ़कर 6000 से अधिक हो गए थे। उसके बाद उसने मेरिट वैल्यू पॉइंट्स की जांच नहीं की। अपने अनुभव के आधार पर अनाथालय में 2 बार दान करने के बाद उसके मेरिट वैल्यू पॉइंट्स और बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने लंबे समय से इसकी जांच करने की जहमत नहीं उठाई थी। पहले दान में उन्होंने 20 से अधिक सोने के सिक्के खर्च करके भोजन से भरा एक ट्रक खरीदा, जिससे उन्हें 876 पुण्य अंक प्राप्त हुए। दूसरे दान में उन्होंने सीधे अनाथालय को 200 सोने के सिक्के दिए और स्वयं 3617 पुण्य अंक अर्जित किए। इसके अतिरिक्त जब उन्होंने शुरुआत में अनाथालय को चावल का सूप भेजा और 10 तांबे के सिक्के दान किए तो उन्हें 30 से अधिक पुण्य अंक प्राप्त हुए। विनिमय अनुपात के अनुसार ऐसा प्रतीत होता था कि दान में मिली वस्तुओं या पैसों के बदले में उन्हें प्राप्त पुण्य अंक बराबर नहीं मिल सकते थे। उनके दान और बदले में प्राप्त पुण्य अंकों के बीच एक जटिल कर्म संबंध था। विनिमय अनुपात के आधार पर जब वे सबसे गरीब थे तब दान में दिए गए 10 तांबे के सिक्के और चावल का सूप उन्हें अधिक पुण्य अंक दिलाते थे। चूंकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह कैसे काम करता है, इसलिए झांग टाई ने इस सवाल पर और ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई। असल में उसका ध्यान इसके बाद आए 2 संदेशों पर गया। ब्लैक आयरन कैलेंडर के 889वें वर्ष 22 अगस्त को सुंदर और भव्य महल के स्वामी ने मारे जाने वाले 61 स्वर्णिम वांगों को बचाया और उन्हें स्वतंत्रता और जीवन का एक नया मौका दिलाने में मदद की। परिणाम स्वरूप पुण्य मूल्य में 286 अंकों की वृद्धि हुई। स्वर्ग के लिए न्यायसंगत कार्य करो। तुमने सूर्य वंश के दोहरे चंद्रमा वाले म्यूलिंग का वध करके उसके दुष्ट जीवन का अंत कर दिया, उसकी दुष्ट आत्मा को अंधकार में भेज दिया, जिससे देवताओं की कृपा संसार में पुनः प्रकट हो सकी। फलस्वरूप तुम्हारा पुण्य कुल 21,018 अंक बढ़ गया। पहला लॉग वाकई अप्रत्याशित था। झांग टाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि जब उसने ब्लैकहॉट सिटी में समीरा की हत्या की और मास्टर अभियान के उन वांग्स को, जिन्हें परीक्षणों के लिए मारा जाना था, लापरवाही से उठाकर प्रकृति में छोड़ दिया तो उसे बदले में कुछ पुण्य अंक मिलेंगे। बेशक झांग टाई इन अप्रत्याशित योग्यता अंकों से बहुत प्रसन्न थे। हालांकि उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि सूर्य वंश के एक गुर्गे को मारने पर उसे जो पुण्य अंक प्राप्त होंगे वे हॉक और स्नेक जैसे 20 घिनौने लाल स्कार्फ वाले चोरों को मारने के लगभग बराबर होंगे।
इससे झांग टाई को पता चला कि सूर्य वंश के तेजस्वी देवता में विश्वास रखने वाले उन दुष्ट पुजारियों और गुर्गेयों ने कितने बुरे काम किए थे। यह देखकर झांग टाई ने राहत की सांस ली। भले ही इस लड़ाई में उसकी साधना शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई हो, फिर भी ऐसे नीच को मारना और लौह रक्त शिविर के अपने भाइयों को जीवित रहने का मौका देना सार्थक था। यह सोचकर झांग टाई को राहत मिली। लकड़ी की खिड़कियां बंद करने के बाद झांग टाई उस छोटे पेड़ की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि उस बदमाश को मारने के बाद उसे न केवल पुण्य अंक मिलेंगे बल्कि कम से कम एक उत्कृष्ट फल तो मिलेगा ही। अभी मिली जानकारी के अनुसार उत्कृष्ट फल उस छोटे पेड़ पर उगने वाले फलों में शामिल नहीं था, जिसका मतलब था कि वह अभी भी एक फल का आनंद ले सकता था। झांग टाई के उस टहनी के पास पहुंचने से पहले ही जहां कभी चमकीला फल उगता था, उसने एक गोल फल देखा। वह गहरे सुनहरे रंग का था और उस पर सुनहरी चमक की हल्की हल्की लकीरें थी। अगर यह प्रतिभा का फल नहीं होता तो और क्या होता। चमकदार फल पक गया है। उपयोग, इसे तोड़कर सीधे खाएं। ध्यान दें, इस फल को काले लोहे के महल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। पेड़ से तोड़ने के 12 घंटे बाद इसकी ऊर्जा और शक्ति धीरे धीरे कम होने लगेगी। इस संदेश को पढ़कर झांग टाई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसे तुरंत नहीं खाया, बल्कि वह छोटे पेड़ के दूसरी तरफ चला गया। चमकीली फल देने वाली टहनी की तुलना में रिसाव रहित फल और लौह युक्त फल देने वाली टहनियां पूरी तरह से साफ हो चुकी थीं। इसके अलावा पके हुए रिसाव रहित फल और कच्चे लौह युक्त फल भी गायब हो गए थे। जब झांग टाई ये देखने के लिए चमकते फल के पास गया कि वह उसे कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा दे सकता है, तो वह चकित रह गया। रिसाव रहित फलों को धारण करने वाली टहनी के बगल में एक टहनी की अजीबोगरीब पत्तियों के पीछे एक ऐसा फल लटका हुआ था जिसे झांग टाई ने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक विचित्र फल था जिसका आकार क्रॉस डार्ट जैसा था। यह पूरी तरह से काला था, जिसके अंदर एक अजीबोगरीब टेडपोल जैसा प्रतीक चिन्ह तैर रहा था, मानो तारों की रोशनी का संग्रह हो रहा हो। अंदर ही अंदर बेहद सदमे में डूबे झांग टाई ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। न्याय का फल पक गया है। इस न्याय के फल में एक देवता का चिन्ह है जिसका प्रभाव बांधना है। उपयोग, इसे तोड़कर अपनी भौहों के बीच चिपकाएं, फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से सक्रिय करें। ध्यान दें, इस फल को काले लोहे के महल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। इस फल को केवल महल के स्वामी द्वारा ही सक्रिय और एकीकृत किया जा सकता है। पेड़ से तोड़ने के 12 घंटे बाद इसकी ऊर्जा और शक्ति धीरे धीरे कम होने लगेगी। जैसे ही उसने वह पैराग्राफ पढ़ा, झांग टाई के हाथ कांपने लगे। हालांकि यह अंत नहीं था। जो लोग देवताओं के नाम पर उनका अपमान करते हैं और देवताओं के नाम पर बुरे काम करते हैं, उनका न्याय होना तय है। उनका अस्तित्व सभी सुंदर और दयालु चीजों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है और देवताओं के लिए सबसे बड़ा अपमान है। उनके गंदे जीवन और कर्मों का अंत तलवारों से होगा। यही न्याय का फल पाने की शर्त है और देवताओं की ओर से उस निडर व्यक्ति को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है जो अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध अपनी तलवार लहराने का साहस करता है। वह वीर पुरुष जो अपनी मातृभूमि पर देवताओं का प्रकाश फैलाता है। कृपया इस पुरस्कार को स्वीकार करें और इससे प्राप्त शक्ति का उपयोग देवताओं का अपमान करने वालों का न्याय करने के लिए करें, ताकि लोगों का देवताओं के प्रति भय दूर हो सके। देवताओं को उनके भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भय भूतों का भोजन है। सृष्टि के नियम के अनुसार आप जितने अधिक न्याय करेंगे, आपके पास न्याय करने की उतनी ही अधिक शक्ति होगी। इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद झांग टाई तुरंत समझ गया कि ब्रिलियंट गॉड स्कूल पूरे सन राजवंश में लोगों की दिव्य शक्तियों में आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए एक बेहद भयावह अभियान चला रहा था। यह अभियान दिव्य शक्तियों के नाम पर उनका अपमान करना था। वे दिव्य शक्तियों के नाम पर बुरे काम कर रहे थे। इस स्थिति में उस रात ब्रिलियंट गॉड स्कूल के काले वस्त्रधारी डबल मून मुलिंग की हत्या करने के कारण उसके द्वारा फल ऑफ जजमेंट की स्थिति सक्रिय हो गई थी। उस तीर के आकार के अजीबोगरीब फल और उसके अंदर मेढक के बच्चों से बने अजीबोगरीब प्रतीकों को देखकर झांग टाई के मन में एक विचार कौन था। ही ने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने दाहिने हाथ की अंगूठी उतार दी। ऊर्जा की अंगूठी। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपकी शारीरिक शक्ति 4% तेजी से वापस आ जाती है, जिससे पहनने वाला अधिक ऊर्जावान हो जाता है। ये वस्तु रून मास्टर एंडारियल द्वारा बनाई गई थी। हालांकि झांग टाई ने इससे पहले कभी कोई रून वस्तु नहीं देखी थी, लेकिन ऊर्जा की अंगूठी और टहनी पर मौजूद न्याय का फल देखकर उसे पता चला कि सभी रून वस्तुएं असाधारण होती हैं, खासकर उस फल में मौजूद देवता का रून ये और भी महान प्रतीत होता था। जीवन यापन का हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है। इस मामले में वह अभी भी ऐसा अद्भुत फल प्राप्त कर सकता था, जिसका अर्थ था कि छोटा वृक्ष यह मानता था कि वह इस फल का उपयोग अभी भी कर सकता है। देवता के चिन्ह का प्रभाव बांधना था, जो देखने में सरल लगता था, फिर भी इसका उपयोग तब तक अज्ञात रहेगा जब तक इसका उपयोग नहीं किया जाता। जब झांग टाई इस न्याय के फल को तोड़कर सक्रिय करने और एकीकृत करने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटे से पेड़ के बीच में पड़ी एक टहनी पर पड़ी और वह दंग रह गया। वह तुरंत ही अत्यधिक आश्चर्य से भर गया। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 220 मोक्षाध्याय 220 मुक्ति अनुवादक। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। ब्लैक आयरन के किले में आखिरी बार प्रवेश किए हुए 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था। इस बार प्रवेश करते ही झांग टाई को पता चला कि उसके हृदय की कार्यप्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। इस समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे इसी छोटे से पेड़ पर एक नया फल मिला था। उसने थोड़ा संभलते हुए अपनी ऊर्जा की अंगूठी को अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली में फिर से पहन लिया। झांग टाई ने अब तक इस फल को नहीं देखा था, क्योंकि यह बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था। झांग टाई ने खुले में बाहर की टहनियों पर जो विभिन्न फल देखे और प्राप्त किए थे, उनकी तुलना में यह फल अधिक छिपा हुआ था, क्योंकि यह छोटे पेड़ के बीच में तने के पास उग रहा था। यदि कोई ध्यान से नहीं देखता तो इस फल को देखना लगभग असंभव था, क्योंकि यह पेड़ की पत्तियों से ढका हुआ था। यह अंगूठे के आकार का, दिल के आकार का, हल्के हरे रंग का एक फल था, जो देखने में बिल्कुल एक प्यारे से आड़ू जैसा था। झांग टाई ने इससे पहले कभी यह फल नहीं देखा था। जैसे ही झांग टाई ने इस नए फल को देखा, उसने हमेशा की तरह इसके गुणों की जांच करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फल के बगल में पड़ी दोनों टहनियों को थोड़ा सा हिलाने के बाद झांग टाई ने उस पर अपना हाथ रख दिया। मुक्ति का फल। यह सुनहरे ओआंग की शक्ति से आता है।
अभी पका नहीं है। झांग टाई जो कुछ उसने देखा उससे निराश होने से पहले ही जब उसने निम्नलिखित पैराग्राफ पढ़े तो उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मानो गले से बाहर निकल आएगा। जब यह फल पक जाएगा तो इसे खाने के बाद कैसल लॉर्ड को 71.5 किलोग्राम की ताकत प्राप्त होगी, यानी आपके शरीर का वजन। मुक्ति का फल ये बुद्धिमान प्राणियों की उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से उत्पन्न होता है जिसने उन्हें नया जीवन दिया और मृत्यु के संकट से बचाया। प्रत्येक प्राणी की इस प्रकार की कृतज्ञता से परिपूर्ण भावना और चेतना में अपार ऊर्जा समाहित होती है, विशेषकर जब यह ऊर्जा ऐसे प्राणी में हो। यह अपार ऊर्जा एक अनंत जाल के माध्यम से उद्धारकर्ता पर प्रक्षेपित होती है और उद्धारकर्ता के शरीर में निहित अनमोल जीन बैंक को खोलने की कुंजी बन जाती है। बुद्धि की अग्नि जो किसी भी बुद्धिमान प्राणी का सबसे उल्लेखनीय गुण है, उद्धारकर्ता के शरीर में समान गुणों वाले जीनों को प्रज्वलित और उज्ज्वल कर सकती है और उद्धारकर्ता को समान क्षमता प्रदान कर सकती है। हे परोपकार और करुणा के स्वामी, तुम बौद्धिक प्राणियों में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हो। ईश्वर ने तुम्हें अपने स्वरूप में सृजित किया है, इसलिए तुम्हारा शरीर ईश्वर के समान ही सर्वस्व भाव से युक्त है। यद्यपि तुम अपनी महानता को भूल गए हो, फिर भी अपने तुच्छ अस्तित्व को तुच्छ मत समझो। कर्म का नियम पूर्णतः सत्य है। यदि तुम कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि जो तुमने दिया है वह तुम्हें और भी अधिक रूप से प्राप्त होगा। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य प्रेम है, जो हर समस्या का समाधान है। प्रेम तुम्हारे शरीर में समाहित बंधनों को खोलकर तुम्हें तुम्हारी तुच्छ चेतना से मुक्त कर सकता है। अंततः तुम दिव्य स्वरूप में प्रवेश कर जाओगे। दरअसल यह मुक्ति का फल बहुत पहले से मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि समीरा को मारने और ब्लैक हॉट सिटी में उन सुनहरे ओआंगों को मुक्त करने के बाद से ही यह अस्तित्व में था। हालांकि उस दिन समीरा को मारने के बाद झांग टाई तुरंत अपने अपार्टमेंट में लौट आया और ब्लैक आयरन के महल में 2 घर बनाने के लिए प्रवेश किया। पहले क्योंकि उसे लगा था कि उस दौरान कुछ खास नहीं हुआ था, इसलिए उसने इस छोटे से पेड़ पर ध्यान नहीं दिया था। बेशक उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह छोटा सा पेड़ उस समय इतना अद्भुत फल देगा। इसलिए उद्धार का यह अद्भुत फल उस छोटे पेड़ की पत्तियों के नीचे तब तक बढ़ता रहा जब तक कि उसे अब वह मिल नहीं गया। मुक्ति का फल अभी पका नहीं था, अभी खाने लायक नहीं था। पता नहीं क्यों जब झांग टाई ने ऊपर के पैराग्राफ पढ़े तो उसकी आंखें नम हो गईं और वह रोना चाहता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उन सुनहरे सिक्कों को मुक्त करने जैसा एक छोटा सा परोपकारी कार्य उसके लिए इतना बड़ा चमत्कार ला सकता है। झांग टाई को ऊपर लिखे शब्द पूरी तरह समझ में नहीं आए। हालांकि उन्हें पढ़ने के बाद भी उन्होंने 2 मुख्य बातें याद रखी। सबसे पहले क्योंकि सुनहरे ओआंग्स के पास असाधारण शक्ति थी, दर्जनों को बचाने के बाद इस छोटे पेड़ पर एक ऐसा फल लगा जिससे उसकी ताकत बढ़ सकती थी। दूसरा, चूंकि उसके शरीर के अंदर कई जीन अभी तक सक्रिय नहीं हुए थे और उन्हें सक्रिय करने की कुंजी मोक्ष था, इसलिए यदि वह किसी भी जीवित प्राणी को बचाता है तो उस जीवित प्राणी का जीवन गुण उसे मिल सकता है। झांग टाई को धुंधली सी उम्मीद की किरण दिखाई दी जिससे शायद उसके शरीर को ठीक होने में मदद मिल सके। हालांकि उसे अपने और इस उम्मीद की किरण के बीच एक पतला पर्दा महसूस हुआ जिसने इसे साकार होने से रोक दिया। झांग टाई जानता था कि उसकी जीव विज्ञान की जानकारी की कमी ही उसकी सबसे बड़ी खामी थी। भले ही उसे कुछ ज्ञान था, यहाँ तक कि कुछ रहस्य भी, फिर भी वह अपने सीखे हुए ज्ञान को उपयोगी नहीं बना पा रहा था। यही ब्लैकहॉट शहर की प्रारंभिक शिक्षा की कमजोरी भी थी। वहां पढ़ने वाले लोग आम ज्ञान की कुछ न कुछ जानकारी तो रखते थे, लेकिन किसी भी क्षेत्र में गहन पारंगत नहीं होते थे। कभी कभी जब उसे कुछ गहन ज्ञान का सामना करना पड़ता तो झांग टाई खुद को अर्धशिक्षित महसूस करता था। आज मुक्ति के फल ने झांग टाई के जीवन में एक बिल्कुल नया द्वार खोल दिया। अब वह कृतज्ञता से भर उठा था। काले लोहे के किले और उस छोटे से पेड़ ने उसे आगे बढ़ने की आशा दिखाई। फिलहाल मुक्ति के फल को छोड़कर झांग टाई थोड़ा रोमांचित हो गया और उसने छोटे पेड़ के चारों ओर 2 चक्कर लगाए। विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह न्याय के फल को खाने से पहले प्रतिभा का फल तोड़ लेगा। प्रतिभा का फल उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा सकता था, जो उसके लिए अभी भी उपयोगी था। चाहे कुछ भी हो, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने के बाद उसे हमेशा अधिक शक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद वह पके हुए मुक्ति के फल को आसानी से खा सकेगा। झांग टाई को काले वस्त्रधारी डबल मून मुलिंग ब्लैक फेदर्स रेजिमेंट की आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में थोड़ी जिज्ञासा हुई। उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए जिसने उन अमर राक्षसों को वश में करने के लिए उस विचित्र वाद्य यंत्र को बजाया था, झांग टाई ने सोचा कि शायद उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संवर्धन किया होगा। प्रतिभा का फल तोड़ने के बाद झांग टाई पेड़ के नीचे पैर मोड़कर बैठ गया। फिर उसने प्रतिभा के फल को अपने मुंह में डाला और तुरंत अपने दांतों से तोड़ दिया। क्योंकि उनका स्वास्थ्य पहले जैसा अच्छा नहीं था, इसलिए 20 मिनट से अधिक समय तक पैर मोड़कर बैठने के बाद ही झांग टाई को अपने पैरों और कमर में दर्द महसूस होने लगा। सौभाग्य से तब तक फ्रूट ऑफ ब्राइटलेंस की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा झांग टाई के मन में व्याप्त सुनहरे आध्यात्मिक ऊर्जा के भावर में समाहित हो चुकी थी। एक मोटे अनुमान के बाद झांग टाई बहुत उत्साहित हो गए। अगर ब्लैक आयरन कैसल मिलने से पहले उनकी आध्यात्मिक शक्ति को एक माना जाए तो ब्लैक हॉट सिटी की जेल की गुप्त कोठरी में हुई लड़ाई और इन दिनों की उनकी साधना के बाद कल तक उनकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग 40 तक पहुंच गई थी। हालांकि सूर्य राजवंश के डबल मून मुलिंग की सारी आध्यात्मिक शक्ति से युक्त ब्रिलियंस फ्रूट खाने के बाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत बढ़कर 58 हो गई, यानी लगभग आधा बढ़ गई। जैसा कि उम्मीद थी, उस बुरे व्यक्ति के पास वास्तव में आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी। प्रतिभा का फल खाने के बाद झांग टाई ने अपने सुन्न और अकड़े हुए शरीर को थोड़ा हिलाया। जब उसने अपने दाहिने हाथ पर ऊर्जा की अंगूठी पर नजर डाली तो वह थोड़ा निराश हो गया। यह एक जादुई वस्तु थी जो उसे थकान से पहले की तुलना में 4% तेजी से उबरने में मदद कर सकती थी। इसके बिना उसका स्वास्थ्य और भी खराब होता। झांग टाई को यह ख्याल आया और वह उस छोटे से तीर के आकार के न्याय के फल को तोड़ने के लिए बेताब हो गया। उसने पहले जो निर्देश पढ़े थे उनके अनुसार उसे उस फल को अपनी भौहों के बीच चिपकाना था। उसके बाद उसे अपनी बहुत अधिक बढ़ी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को धीरे धीरे इस विचित्र न्याय के फल में प्रवाहित करना था। किसी कारणवश जब झांग टाई ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को न्याय के फल में समाहित किया तो उसे केवल इतना ही महसूस हुआ कि उसकी सामान्य त्वचा पर चिपका हुआ फल धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। इसके तुरंत बाद पूरा फल तरल सा लगने लगा और उसके मन में प्रवेश करने लगा, जिससे उसका पूरा मस्तिष्क और सिर अत्यंत सुखदायक और तरोताजा महसूस करने लगा।
इस दौरान झांग टाई को ऐसा लगा मानो उसका सिर एक स्पंज बन गया हो जो पानी सोख सकता है, क्योंकि फल का रस बिना किसी रुकावट के उसके भीतर समा रहा था। अंततः फल पर रखा उसका हाथ उसके माथे की त्वचा को छूने लगा। उसी समय झांग टाई के मन में उमड़ती हुई सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा उबलने लगी। उसके मध्य बिंदु पर अचानक एक अजीब सा चिन्ह बन गया, जिसे झांग टाई ने पहले फल पर देखा था। जब वह अजीब सा चिन्ह प्रकट हुआ तो झांग टाई के मन की आध्यात्मिक ऊर्जा मानो उत्साहित हो उठी और अपनी पूरी शक्ति से उस चिन्ह में समाहित होने लगी। जब झांग टाई की आध्यात्मिक ऊर्जा उस विचित्र प्रतीक में प्रवेश कर रही थी, तभी उसके मन में कुछ जानकारी प्रकट हुई। वह तुरंत उस प्रतीक के बारे में सब कुछ समझ गया। वह जानता था कि उस प्रतीक का अर्थ बांधना होता है। उन्हें इस दिव्य प्रतीक का उपयोग करना भी आता था। वह जानता था कि इस दिव्य प्रतीक का बांधने वाला प्रभाव सीधे लक्षित व्यक्ति की आत्मा और चेतना पर पड़ेगा। यह अस्थायी रूप से लक्षित व्यक्ति के मस्तिष्क और शरीर के बीच के संबंध को अवरुद्ध और काट सकता है। इस संबंध के कट जाने के बाद लक्षित व्यक्ति का शरीर स्थिर हो जाएगा, जैसे कोई मशीन जो अभी तक चालू नहीं हुई है या कोई रस्सी से बंधी हुई वस्तु। जब झांग टाई की 1/3 आध्यात्मिक ऊर्जा उस रहस्यमय प्रतीक में समाहित हुई तो वह प्रतीक अचानक सुनहरी किरणें बिखेरने लगा, मानो किसी अंडे की तरह रखा गया हो। आध्यात्मिक ऊर्जा के समाहित होने के बाद सुनहरी किरणें बिखेरने वाले उस प्रतीक के बगल में एक जंजीर के आकार की वस्तु प्रकट हुई। उसके बाद वह पानी में तैरते हुए सांप की तरह उस प्रतीक के चारों ओर घूमने लगी। पहली बंधन श्रृंखला बन चुकी है। कैसल लॉर्ड के लिए गॉड रून की बाइंडिंग स्किल बनाना शुरू कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल।